आपने मल्लखम्ब एज अ स्पोर्ट्स क्यों चूज किया? ये एक मुझे लगता है कि एक नैसर्गिक ये था कि निर्णय था मेरे लिए। और मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ही बने हुए होते हैं। जैसे मैं खेलता तो प्रोफेशनली मैं एक क्लब में भी था, मैं वीसीए की टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेला हूँ, क्रिकेट भी खेलता था। हम्म। उसी समय जब मैंने मलखम्ब शुरू किया, हम्म। उस समय मैं क्रिकेट भी खेलता था, सुबह क्रिकेट खेलने जाता था और हम्म। शाम को मलखम्ब खेलता था। पर वो एक नैसर्गिक निर्णय था कि मुझे लगता है कि मैं मलखम्ब के लिए बना हूँ, ऐसा मुझे लगा था। अब तब तक वो ये जान पहचान नहीं थी कि मलखम्ब में कितना भविष्य है, क्रिकेट में कितना भविष्य, पैसा, प्रसिद्धि। हम्म। वो विषय मेरे लिए गौण थे, वो महत्वपूर्ण नहीं थे। मेरे लिए जो विषय महत्वपूर्ण थे वो ये थे कि मुझे क्या करते हुए ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम्म। तो मलखम्ब, मेरे सहयोगी कहते थे कि अगर दिनात को 24 घंटे भी तुम लटका दो मलखम्ब पे तो भी वो कर लेगा। तो ये तो कहने के लिए होता है, पर ऐसा अगर किसी के लिए कहा जाता है तो उसका उस खेल के प्रति पागलपन कितना है। वो है। तो एक ही कारण है, मेरा पागलपन। Yeah. मलखम्ब थोड़ा और बता सकते कि क्या होता है ये मलखम्ब? मल्लखम्ब देखिए, इसके आप दो ये निकाल सकते हो अर्थ। जैसे कुछ लोग इसे कहते हैं पोल जिम्नास्टिक्स। है। हाँ, एक वुडन पोल होता है हम्म। और उस पे या कहे योगासन, जिम्नास्टिक्स, ऐसे कुछ प्रकार किए जाते हैं। तो उसको हम मलखम्ब कहते हैं। पर उसकी अगर एक ऐतिहासिक मान्यताएं आपको अगर जाननी है तो वो खेल जिम्नास्टिक्स या फिर योगासन से अधिक कुश्ती से संलग्नित है। तो अब ओके। वो कैसे? हम्म। वो ऐसा है कि मलखम्ब की शुरुआत ही कुश्ती के लिए जो उपयोगी व्यायाम प्रकार है उसके लिए किया गया। तो जैसे आपने देखा होगा कि व्यायामशालाओं में मुद्गल होती है, व्यायामशालाओं में गोदा होता है, मतलब जो मिट्टी का ये होता है उसे हाँ। गोदा कहते हैं। तो वो खोदने का व्यायाम प्रकार होता है। उसी तरह से एक मलखम्ब एक व्यायाम प्रकार था जिसके ओके। कि जिससे कि आपकी जो पकड़ है, जो कुश्ती में आपको पकड़ अच्छी चाहिए होती है आपकी पूरे बॉडी में, और वो एजिलिटी जो चाहिए होती है, क्विकनेस जो चाहिए, हम्म। वो मलखम्ब आपको देता है। तो ओके। उसके लिए भी मलखम्ब की उत्पत्ति थी, इसीलिए उसे कहा गया मल्ल खाम्ब। मल्ल मल मतलब कुश्ती प्लेयर, और कुश्ती प्लेयर जिस पे प्रैक्टिस करेंगे वो खाम्ब मतलब मल्ल खाम्ब। तो ये बस थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करता है या मेंटल एस्पेक्ट पे भी हेल्प करता है? देखिए, अब मेरा तो ये मानना है कि कोई भी अच्छा खिलाड़ी, मतलब आप किसी भी खेल का कोई भी अच्छा खिलाड़ी देख लीजिए, वो बुद्धू नहीं होता है। आप किसी को भी, आप क्रिकेट में ही देख लीजिए, सबको वो उदाहरण अच्छा लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। शायद ऐसा हो सकता है कि ये एकेडमिकली कहीं कम हो, कहीं किसी एग्ज़ाम में मार्क कम मिले हो, पर टैक्टिकली उनके निर्णय क्षमता और उसमें कोई कमी उनकी बुद्धि की है ऐसा हमें लगता नहीं, देखा नहीं गया। कोई भी खेल लीजिए, आप मेसी लीजिए, रोनाल्डो लीजिए, दे आर ब्रिलियंट एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न दे आर देयर। यानी मलखम्ब भी हेल्प करता है? हाँ, मल्लखम्ब भी हेल्प करता है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि मल्लखम्ब एक ऐसा खेल प्रकार है, एकमेव ऐसा खेल प्रकार है, मराठी में जिसे कहते हैं नखशिखांत व्यायाम प्रकार। ओके। पैर के नाखून से शिखा मतलब यहाँ तक जिसमें व्यायाम हो सके, हम्म। ऐसा प्रकार एकमेव है व्यायाम का, वो मल्लखम्ब है। आपको अगर आप मल्लखम्ब में हम जो एलिमेंट्स परफॉर्म करते हैं उसके नाम भी आप कभी अगर सुनोगे तो उसमें होता है कपालाड़ी, मतलब कपाल का उसमें यूज करना होता है, इसके माध्यम से आपको मलखम्ब के ऊपर चढ़ना होता है। पोटाचा ताजबा। तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती है कि जो घुटने के भरोसे आपको मलखम्ब पे बैलेंस करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है कि जो अ, आपको 360 डिग्री डेवलप करती है। और उसका कारण क्या है कि मेंटली भी आदमी अच्छा होता है जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहे। सभी डॉक्टर ये कहते हैं मेंटल फिजिकल हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, आप मूवमेंट में होना चाहिए। देखिए, मेंटल के लिए तो एक ही बात है कि आप एक ध्यान में रखिए, किसी एक डॉक्टर ने बड़ी अच्छी ये चीज़ कही है कि व्यक्ति का जो शरीर है वो मूवमेंट के लिए है और मन जो है वो स्थिर रहने के लिए। अब आदमी पूरा उल्टा कर रहा है, मन जो है वो भाग रहा है और शरीर जो है वो जगह पे बैठा है, और इसी से सभी समस्याओं की उत्पत्ति हो रही है। मलखम्ब माइंड और बॉडी के लिए तो
बेनिफिशियल है, बट इसमें कोई यानी फ्यूचर या बस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड एंड बॉडी को हेल्दी रखना है? देखिए, करियर में स्कोप का उसका एक अलग अलग उसके डायमेंशंस है कि आपको कैसा स्कोप चाहिए। बीइंग अ प्लेयर आप मलखम 40 साल तक खेल रहे हो ऐसा देखा नहीं जाता है कि 35 साल तक कोई मलखम खेल रहा है और उससे कुछ उसकी उत्पत्ति हो रही है आर्थिक, और उससे वो घर चला रहा है। ऐसा मैं ये झूठ मूठ की बात मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा सब कुछ होता है, ऐसा संभवतः नहीं ही होता है। ऐसा कोई एक आधी कोई केस हो तो वो संभव है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इस खेल की भी कुछ कंपल्शंस है। ये तो बात निश्चित है कि जो 20 साल का लड़का रहेगा उसको 35 साल का लड़का कंपटीशन नहीं दे पाएगा, कि जो ऑब्वियस एजिंग की प्रोसेस है, उसके रिफ्लेक्सेस है, उसके बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट पे आप अगर देखोगे तो एनर्जी लेवल्स है, पचन की क्षमता है, सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो मलखम ऐसा खेल नहीं है कि बस आप एक स्किल सीख लिए वो कर लिया। आपको डे इन डे आउट वो चीज़ प्रैक्टिस करनी होती है। हम ये कहते हैं कि आप एक दिन प्रैक्टिस को पीछे छोड़ो, प्रैक्टिस आपको खेल में 7 दिन पीछे छोड़ देती है। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बताया मल्लखम काफ़ी यानी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है, बट आज अपन देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा यानी पीछे छूट रहा है या किसी को अवेयरनेस भी नहीं है कि ये स्पोर्ट, अगर मैं 100 में से बोलूँ तो 100 2 लोगों को अवेयरनेस होगा इसका कि मल्लखम मुझे खेलना चाहिए या मुझे करना चाहिए। तो इसके पीछे का क्या रीज़न लगता है आपको? एक देखिए कि किसी भी खेल को, किसी भी इवेंट को इवेंटफुल होना बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे आप अगर क्रिकेट मैच देख रहे हो तो आपको क्रिकेट मैच T20 समझ में आता है, जल्दी से समझ में आ जाता है। टेस्ट को व्यूअरशिप कम है, टेस्ट क्रिकेट को व्यूअरशिप कम है, ठीक है। अगर T20 वनडे बंद कर दिया जाए तो ये क्रिकेट भी जितना चल रहा है उतना नहीं चलेगा, क्योंकि व्यूअरशिप जहाँ पे है वहाँ पे पैसा है, जहाँ पे पैसा है वहाँ पे लॉन्ग टर्म लोग रहना चाहते हैं। अब जिस खेल में उतना पैसा नहीं है, बीइंग अ कोच, बीइंग अ प्लेयर, तो वहाँ पे तो लोगों की कमी होना बहुत ही स्वाभाविक है, उसमें कोई दो मत ही नहीं है, बहुत स्वाभाविक है। आप मलखम ये खेल देख लीजिए, आपको उस खेल में देखते हुए ये तो पता चलेगा कि ये संभवतः ये खेल बड़ा कठिन होगा, ठीक है, ये आसानी से खेलने जाने वाला खेल नहीं है। पर ये भी पता चलेगा कि इसमें आपको पॉइंट्स कैसे मिले हैं ये आपको नहीं समझेगा। आप मलखम देख लीजिए, एक टूर्नामेंट मलखम की देख लीजिए, इसको 7.10, इसको 7.20, इसको 7.30 है। ये 3 लोगों ने तो किया, तो आप तो ये एक जैसा ही तो किया यार इन्होंने, इनको क्यों अलग अलग मार्क, इसको क्यों ये मेडल, इसको क्यों ये वो नहीं, क्योंकि आपको वो गणित समझेगा ही नहीं। ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि रेस है और फिनिशिंग लाइन पे कौन पहला आया, कौन दूसरा आया, कौन तीसरा आया। देयर इज नो फिनिशिंग लाइन, वहाँ पे जजिंग का गेम है। तो जब गेम जजिंग का होता है ना, तो वो एक प्रॉब्लम होता है कि जो नॉर्मल देखने वाले लोग हैं उनको उतना पता नहीं चलता कि ये खेल में हो क्या रहा है, तो व्यूअरशिप नहीं बढ़ती। व्यूअरशिप अगर बढ़ जाए तो वहाँ पे स्पॉन्सरस आ जाते, तो इसलिए हमारे यहाँ स्पॉन्सरस भी नहीं आते मलखम जैसे खेल के लिए, मलखम ही नहीं बाकी और भी खेल के लिए। अब जैसे कबड्डी के लिए आपको समझेगा कि क्या हुआ, कितने पॉइंट्स मिले, किसको मिले, तो स्पॉन्सरस गए कबड्डी के लिए। मैं ये नहीं दावा कर सकता हूँ कि किसी भारतीय खेल को जानबूझकर बाजू किया जाता है। मैं ये ज़रूर दावा कर सकता हूँ कि जिस खेल को लोग समझ नहीं पाते वो अपने आप बाजू में हो जाता है। समझने के लिए भी मेरे ख्याल से उतना अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इसमें मार्केटिंग का भी इशू है? जैसे गवर्नमेंट इसको जितना ज़्यादा उसको प्रमोट करेगी ये स्पोर्ट को, तो उतना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के अवेयरनेस आएगा और वो इवेंचुअली फिर ये स्पोर्ट भी थोड़ा सा बूम अप हो सकता है। नहीं देखिए, वो तो वहाँ के समाज पे निर्भर करता है। अब यदि नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल फेमस है तो वो तो उनके गवर्नमेंट के कारण नहीं है। यदि कलकत्ता में, मुंबई में फुटबॉल फेमस है तो वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के कारण नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट मुंबई में वो वही नागपुर में भी है, वही अमरावती में भी है, वही नांदेड़ में भी है। तो दैट इज़ नॉट द इशू कि गवर्नमेंट ने उसमें
मार्केटिंग करना चाहिए और उसका अवेयरनेस करना चाहिए, वो विषय नहीं है। समाज को वो खेल समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, बात इस पे है। अब देखिए, जैसा मलखांब है, जैसी जजिंग मलखांब की होती है, वैसी जजिंग जिम्नास्टिक्स की भी होती है। ठीक है, अब जिम्नास्टिक्स ये तो दुनिया का सबसे बड़े खेलों में गिना जाने वाला खेल है। ठीक है, पर लोग समझते हैं बाहर, ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के कारण समझते हैं, लोग खुद ब खुद समझते हैं कि ये इन्होंने ये जो समरसॉल्ट मारा है, इसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, ये जो कॉम्बिनेशंस किए हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या कैटेगरी है एलिमेंट की। तो वो लोगों की उत्सुकता उस खेल के प्रति उतनी है, इसलिए वो चीज़ है। सरकार उसमें क्या कर सकती है? सरकार एक ही चीज़ कर सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मलखांब खड़े कर दे, मैट्स खड़ी कर दे, सेंटर्स खड़े कर दे, बारिश में भी प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए इसलिए शेड खड़ा कर दे, कुछ चीज़ खड़े कर दे। अब इसके बाद में अगर वो खेल लोगों को समझना आवश्यक है, तो इस खेल में एक ही माध्यम है जिससे आप इस खेल को समझ सकते हो। या तो आप खिलाड़ी हो, या तो आप जज हो, या तो आप एसोसिएशन के मेंबर हो, या फिर आप खिलाड़ी के रिलेटिव हो। इन्हीं 4-5 केस में आप इस खेल को समझ सकते हैं। बाकी जो देखने वाला है उसको तो लगेगा कि यार इसने भी वही किया, उसने भी वही किया, पर हमें पता है कि मार्क्स कहाँ पे कितने देने चाहिए। उसके लिए ज़रा डिटेल नॉलेज लगता है। जैसे आपने बताया कि टो टू हेड तक का जितना भी एक्सरसाइज है, मसल्स होते हैं, उसमें वो पूरे यूज़ होते हैं, तो ये दूसरे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी काम कर सकता है, हेल्प कर सकता है उनको। हाँ, करता है। मतलब मलखांब का जो, देखिए पहले तो मलखांब जो था ना, वो उसे मराठी में कहते हैं पूरक व्यायाम प्रकार। वो किसी एक खेल के लिए उपयोगी, जैसे कुश्ती के लिए था। ठीक है, आपको कोई भी खेल खेलना है, आपको क्रिकेट भी खेलना है, मलखांब का आप मलखांब प्रैक्टिस करो। मैं शर्त के साथ बता सकता हूँ कि अगर आप मलखांब प्रैक्टिस करते हो और आप क्रिकेट भी खेलते हो तो आप बेहतर क्रिकेट खेलोगे, क्योंकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट मलखांब में है, आप एक बार मलखांब देख लीजिएगा। 90 सेकंड का खेल है, साल भर की मेहनत, 90 सेकंड का खेल, और आपको 90 सेकंड में 18 अलग अलग एलिमेंट्स करने हैं उस पोल पे। तो आपको स्पीड तो चाहिए, ठीक है, आपको क्रिकेट में भी स्पीड चाहिए, आपको एजिलिटी चाहिए, आपको क्रिकेट में भी एजिलिटी चाहिए, आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे भी चाहिए। अब मलखांब में जितनी एकाग्रता आवश्यक है, शायद वो किसी और खेल में नहीं है। आपको बैलेंस करना है, संतुलन। अब आप क्रिकेट की बात कीजिए, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बैटिंग के लिए 2 शब्द महत्वपूर्ण है। कौन से? एक है टाइमिंग, दूसरा है बैलेंस, मेरे हिसाब से। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, बिल्कुल। तो जो ये 2 पर्टिकुलर स्किल्स है, ये मलखांब में आप इतनी भर भर के सीख लेते हो। आपकी बॉडी आपके आगे होती है। मलखांब जो खेलता है ना, क्योंकि उसकी कोर स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त होती है। आप किसी भी मलखांब, मतलब कोई स्टेट लेवल का ही खिलाड़ी हो या डिवीजन लेवल का ही खिलाड़ी हो, बट सीरियस प्लेयर, आप बस उसका टी शर्ट ऊपर करके देख लीजिए, उसको एब्स 100% होंगे। उसका कारण है कि ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी का बैलेंस करके खेलने वाला खेल है। इसमें कोर स्ट्रेंथ के बिना आप खेल ही नहीं सकते। आप बहुत बड़े बाहुबली होंगे, 8 फुट ऊपर जाके बैठ जाइए, आपको समझ में आता है अपन कितने बड़े बाहुबली है। पर जो मलखांब कर रहा है उसमें करेज भी है। जैसे आप कहते हो कि करेज फैक्टर क्या है इसमें, 8 फीट के ऊपर से आप जब, कोई भी ये है कि चांस है कि आप कभी भी नीचे गिर सकते हो। 8 फीट भी कम नहीं होता है गिरने कम के। नहीं होता है। हाँ, आप इंसान फ्लोर से ही गिर रहे हैं नीचे। लोग तो मतलब हाथ तोड़ देते अगर सोफे से नीचे गिर जाए तो 8 फुट की बात कर रहा हूँ। रोप मलखांब तो उससे भी ऊंचा, 20 फुट, 18 फुट। वहां से भी होता है ऐसा कि रिस्क फैक्टर तो है खेल में, पर यदि आप उसका प्रशिक्षण तंत्र शुद्ध पद्धति से दोगे, टेक्निकली दोगे, तो ये सब चीजें मिनिमाइज की जा सकती है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि खेल में इंजरी ही नहीं होगी, वो तो सब हेलमेट पहनने के बाद भी, ग्लव्स पहनने के बाद में भी, सब कुछ पहनने के बाद में भी क्रिकेट में भी हो रही। तो मलखांब में तो सिर्फ आप 2 कपड़े पहनते हो शरीर पे, तो इंजरी तो होगी।
बाकी तो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट सिर्फ नीचे होता है, मैट्स होती है, वो आपको जितना बचा पाएगी उतना। पर यदि टेक्निकल किसी के पास सीख, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मलखम किसी को भी सीखना है अगर, यदि उनको अपनी जान प्यारी है और मलखम भी सीखना है, दोनों चीजें हैं, तो मेरी एक बात सुन ले कि उसी कोच के पास जाए जो टेक्निकली स्ट्रांग है, बाकी कुछ ना देखे, बाकी कुछ नहीं। मैट है नहीं है, मलखम आड़ा है टेढ़ा है कैसा है छोड़ दो, जो कोच टेक्निकली स्ट्रांग है वो आपको इंजरी नहीं होने देगा। उसको हो जाए इंजरी पर वो आपको नहीं होने देगा, बस बशर्ते वो टेक्निकली बड़ा अच्छा स्ट्रांग रहे। तो इससे एक जो मेंटल फियर्स का भी एक फैक्टर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है इवेंचुअली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या है, कभी भी जब ब्लंडर किसी के हाथ से होता है ना, वो होता है द्वंद्व स्थिति में। जब आप एक मत पे नहीं हो, अभी भी द्वंद्व है कि भैया यार ये काम करूँ कि नहीं करूँ, पॉडकास्ट चैनल खोलूँ या नहीं खोलूँ, चलेगा नहीं चलेगा। अब जब ऐसा द्वंद्व है तो कुछ भी नहीं होता है, या फिर ब्लंडर ही होता है, जो भी होता है वो, ठीक है। जब फोकस क्लियर है कि ये तो करना ही है भैया, और भरोसा तो आगे वाले पे है, यहाँ पे कोच भगवान से कम नहीं है। कैसे वो फिर इंजरी से बचा सकते फिर? देखिए उसमें कैसा होता है कि जैसे आप कोई भी एक एलिमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो मलखम पे, उसकी पहले प्रैक्टिस की जाती है ग्राउंड पे। एक उदाहरण के तौर पे, यदि आप मलखम पे सीधे खड़े रह के दो पैरों पे फ्रंट समरसॉल्ट मारना चाहते हो, मतलब आगे कूदना है, एक फ्रंट रोल करके लैंड करना है, लैंड जमीन पे जमीन पे लैंड करना है, तो आपको अगर ये मलखम के ऊपर से करना है तो स्वाभाविक है कि आपको पहले वो जमीन पे प्रैक्टिस करना होता है। उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जब आपके लैंडिंग पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप किसी 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट ऐसे स्तर पे जाके वो प्रैक्टिस करते हो। मैंने 4 मैट लगाए, उससे कूद के देखा, 5 मैट लगाए, उससे कूद के देखा। तो ऐसे अगर प्रैक्टिस करोगे एक प्रोसेस से, ठीक है, तो इंजरी से आप बच सकते हो। पर आप अगर ऐसा कहोगे कि यार ये एलिमेंट मैंने देख लिया, चलो खड़े रह के ऊपर 8 फीट से एक एलिमेंट करके देखते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका हैप्पी बर्थडे होने वाला है। ऐसा है। तो ऐसा है कि आप तंत्र शुद्ध प्रैक्टिस कीजिए, बस मैं यही कहता हूँ। अगर मलखम करना है, मैं किसी को आह्वान नहीं करता, इसीलिए नहीं करता क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे भैया ये बॉल लो, ये पटको और ये बास्केट में डालो। ये कंपेरेटिवली इंजरी के लिए आपको थोड़ा सा कम ये करता है, मतलब मलखम में इंजरी ज़्यादा है, तो पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे ज़्यादा सेफ है तो वो वहाँ पे जाए। आपको अगर अपने कोच पे भरोसा है तो ही मलखम खेल खिलाओ। बिल्कुल कोई मलखम को आपकी, मतलब कोई खेल आपसे आगे बढ़ने वाला नहीं है और आपसे पीछे आने वाला नहीं है। आपको अगर वो खेल खेलना है तो सीरियस प्लेयर होके खेलना है। विराट कोहली का एक वाक्य है कि इफ़ यू डोंट वांट टू बी द बेस्ट ऑफ द गेम देन देयर इज़ नो पॉइंट इन कम्पीटिंग इन एनी स्पोर्ट। आपको अगर नहीं सबसे अच्छा बनना है तो भैया क्यों खेल रहे हो? अगर खेल खेलना है, मलखम खेलना है, तो सबसे अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए खेलना है, नहीं तो नहीं खेलना है। मतलब ये माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा है कि मैं नहीं खेलना है ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि खेल छोड़ दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर खेल खेलना है ना तो ये माइंडसेट रखिए कि आपको उसका सबसे बेस्ट खिलाड़ी बनना है। ये माइंडसेट होना बड़ा आवश्यक है, मतलब वो अग्रेशन होना आवश्यक है। आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, बट जैसे बेस्ट प्लेयर बन के अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले तो फिर इतने एफर्ट्स तो वो पूरे वेस्ट हो जाएंगे। देखिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपको एक बात बताता हूँ कि आप एक 2-4 स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए भारत में, उसके अलावा आप पावर लिफ्टिंग देख लीजिए, मलखम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। बॉडी बिल्डिंग देख लीजिए, मलखम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। मलखम में तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है बीइंग अ प्लेयर। क्लब्स को इन्वेस्टमेंट है पर बीइंग अ प्लेयर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक पावर लिफ्टर 15,000 का तो डाइट लेता है, एक बॉडी बिल्डर तो 25,000 रुपये अपने शरीर पे खर्चा करता है कम से कम। अगर वो सीरियस बॉडी बिल्डर है तो उसको तो उतने रिटर्न्स नहीं है, वो तो वो खेल खेल रहा है। तो आप कोई भी खेल उठा के देख लीजिए, एक 2-4 खेल आप छोड़ दीजिए कि आप क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, ये 2-4 खेल छोड़ दीजिए, पर बाकी भारत में ऐसे कितने खेल है कि
उन खेलों में आपको वैसा भविष्य है जैसा क्रिकेट में है, वैसा भविष्य जैसा बैडमिंटन में है। आप अगर वैसा चाहोगे तो मिलना कठिन है, पर आप अगर सबसे अच्छे खिलाड़ी होते हो तो स्वाभाविक है कि आपको राज्य और राष्ट्रीय शासन जो है वो सम्मानित करेगा। अब मलखम्ब में अर्जुन पुरस्कार भी मिलता है, मलखम्ब में बीइंग अ कोच द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिलता है। अगर आप इन पुरस्कारों से सम्मानित हो, समाज में आपका ओहदा बढ़ता है, प्रभावशाली व्यक्ति बनते हो। ये तो हो गया कि चलो प्रभावशाली व्यक्ति, पर खाएंगे क्या? विषय ये है कि मतलब आर्थिक उत्पत्ति कहाँ से होगी? तो आप अच्छे कोच अगर हो तो अच्छी फीस ले सकते हो, मतलब अच्छे प्लेयर हो, फिर आपने कोचिंग शुरू की तो अच्छी फीस ले सकते हो। मैं आपको मेरा उदाहरण दे दूं, मैंने जब कम्पिटिटिव मलखम्ब खेलना थोड़े देर के लिए बंद कर दिया, मुझे इंजरीज थी, मैंने फुल टाइम कोचिंग की उस साल भर। उस साल भर में मैंने, मतलब मैं जहाँ पे कोचिंग करने जाता था, JSW जो कंपनी है, उन्होंने CSR डिपार्टमेंट से 5 मलखम्ब क्लब कर्मेश्वर में डेवलप किए। तो उनके यहाँ मैं कोचिंग करने जाता था, कोई 2-4 और सेंटर्स में जाता था। मैं बस केवल और केवल मलखम्ब कोचिंग पे 40 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा लेता था। 21-22 साल का लड़का 40 से 50 हज़ार, कहीं पे नौकरी नहीं कर रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ जो मुझे आता है और मुझे करना पसंद है। तो अगर ऐसा मध्यम ये अपेक्षा है तो आप वो कर सकते हो। मुझे लगता है कि अभी भी भारत में बहुत बड़ा तबका इतना है, ऐसा है कि जिसको 40-50 हज़ार एक अच्छी अमाउंट है महीने की। 20-21-22-25 साल की लड़की के लिए तो बहुत अच्छी अमाउंट है। ठीक है, तो ये मलखम्ब ने दिया है, पर उसके लिए आप ऐसा नहीं है कि मुझे शासन पैसा देगा तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, आपको उनके डाइट लिखने पड़ेंगे, आपको उनकी रिकवरी देखनी पड़ेगी, आपको उतना अच्छा कोच होना पड़ेगा। आप में अगर क्वालिटी है ना तो वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। क्वालिटी होना आवश्यक है। हाँ, और अगर आप पुरस्कारों से सम्मानित है तो सरकार कुछ आपको मदद करती है, फाइनेंशियली कुछ हेल्प करती है, कुछ चीज़ों में छूट देती है, रेलवे के इसमें, प्लेन के इसमें, टिकट्स में, तो कहीं पे छूट होती है। और अगर अच्छे प्लेयर हो तो आप आरक्षण में भी आ सकते हो। 5% आरक्षित जगह होती है खिलाड़ियों के लिए, तो उसके माध्यम से आरक्षण में आ सकते हो यदि आप मेडलिस्ट हो तो, और उसके माध्यम से आप सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकते हो। तो वो जो बाकी खेलों की स्थिति है, संभवतः वैसी स्थिति मलखम्ब की भी है। आप वो 2-4 खेल अगर अपवाद के तौर पे छोड़ दीजिए तो उनसे तो स्पर्धा भी नहीं हो सकती, क्योंकि उन खेलों में प्राइवेटली इतना पैसा जाता है जो बाकी खेलों में नहीं जाता, क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि व्यूअरशिप और स्पॉन्सरशिप का जो कोरिलेशन वो यहाँ पे नहीं है। भले खेल दिखने में अच्छा दिखता है, पर आपको उसका ये इवैल्यूएशन कैसा है वो समझ में नहीं आता है कि ये कैसे मार्क्स दिए, कैसे काटे, इसको मेडल कैसे हुआ, ऐसा हुआ। तो इन चीज़ों के कारण वो खेल, मराठी में उसे कहते चुरशीचा खेळ नहीं है। वो इंटरेस्ट जो आना चाहिए कि अब कितने रन बने, इतने, इस टीम को इतने चाहिए। अब वो छक्का मारते हुए दिखाता है, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। अब हमें ये पता है कि डाउन द ग्राउंड, आउट ऑफ द ग्राउंड क्या होता है। मलखम्ब का जो कमेंटेटर कुछ भी कहेगा तो वो आप कैसे समझ पाओगे। उन्होंने कहा कि हाँ चलिए बहुत बड़ा बजरंग फरारा इन्होंने किया, उसमें से झाप की, अरे आपको क्या समझा, कुछ भी नहीं समझा। तो उसका अवेयरनेस, और अवेयरनेस का एक ही माध्यम, या तो कोच, या तो खिलाड़ी, या तो संगठक, या तो खिलाड़ी के पिताजी या माताजी, बस दैट्स इट। इससे बाकी और कुछ नहीं। पर उसके कारण इन्हें ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा इन्हें वो स्प्रेड होने में भी लैग कर रहे हो? कर रहा है, लैग तो कर रहा है, पर स्प्रेड हो रहा है। देखिए कैसा है, वो अपनी गति से स्प्रेड हो रहा है। और पहले ये व्यायाम प्रकार था, इसको खेल की मान्यता ही नहीं मिल रही थी। अब खेल की मान्यता मिल गई है तो वो राज्य लेवल का खेल हो गया, फिर राष्ट्रीय लेवल का खेल हो गया, फिर अब अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का खेल हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि पहले अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में मलखम्ब विमेंस के गट में जो विजेता थी वो जापान की थी। तो जापान में भी ये खेल अच्छा चल रहा है, अमेरिका में भी ये खेल अच्छा चल रहा है, बाकी बहुत देशों में ये खेल अच्छा चल रहा है, भूटान में अच्छा चल रहा है, बहुत जगहों पे ये खेल चल रहा है। अब ऐसा है कि इसका जो महत्व है ना वो अनन्य साधारण है। वो ऐसा है कि वो जिसको समझा उसी को समझा। जो मलखम्ब कभी खेल चुका है ना उससे आप कभी बात कीजिए कि आपने जो मलखम्ब खेला है उसके फायदे आज भी है कि नहीं आपके साथ। मलखम्ब जो खेल लेगा वो शारीरिक दृष्टि से
बहुत ही मजबूत हो जाता है। वो आपको दिखेगा नहीं कि ये बड़ी ऐसी बॉडी बिल्डिंग जैसा शरीर नहीं दिखेगा उसका, पर उसके शरीर में जो संभावनाएं हैं बहुत कम लोगों में होते हैं, बहुत कम। तो वो अब ऐसा है कि ये आप देखिए कि विदेशों की ये नीति एक तौर से कितनी अच्छी है कि जैसे ही ये खेल अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है, यहाँ पे जो छत्रपति अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है, यहाँ पे जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको वहाँ पे बुलाया जाता है। हम रहने खाने की व्यवस्था करते, यहाँ पे कोचिंग करो। ये कारण है कि वो खेल आगे है। अब जब कभी भी 5 साल 10 साल 15 साल बाद अगर ये खेल कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स में आता है तो वो खेल तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि भारत का डोमिनेंस है। पहले ही अंतर्राष्ट्रीय में जापान ने मेडल लिया है, बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल अपन देखते तो भारत तो ओलंपिक्स वगैरह में बहुत ही कम मेडल्स लेके आता है, बट अपने से छोटे छोटे देश काफ़ी ज़्यादा मेडल्स भी लेके आते हैं। तो उनका अप्रोच अलग है या अपने सिस्टम वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए? हम अपने फॉल्स ईगो में जी रहे हैं, हम इतिहास में जी रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा राजा हो गया, ऐसे गणितज्ञ हो गए, ऐसे अर्थशास्त्री हो गए। एक एक इंडिविजुअल की हम बात करते हैं कि अरे ये हमारा सक्सेस था। हमारा कलेक्टिव एफर्ट क्या है? आपको बताता हूँ, हरियाणा में कुश्ती का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ से कुश्ती के बड़े अच्छे खिलाड़ी निकलते। तो वहाँ पे गाँव में ऐसी स्थिति है कि अगर दूध निकाला जाए गाय का, भैंस का, तो वो व्यक्ति जब सेंटर पे दूध देने जाता है, उसके पहले व्यायामशाला से होते हुए जाता है, अखाड़ों से होते हुए जाता है, और 1 लीटर 2 लीटर वहाँ पे भी दे देता है अपने ओर से। उसकी क्या योग्यता है? वो तो एक आम खेती करने वाला व्यक्ति है, पर उसको उसका दायित्व पता चलता है कि भैया मेरे गांव का लड़का अच्छा खिलाड़ी बनना चाहिए, इसलिए वो वहाँ पे दूध देगा और फिर वो अपना व्यवसाय देखेगा। अगर ऐसा सोचेंगे ही नहीं, जो मतलब ये कहते हैं हम कि जे घालते उगवते खलु विश्व सत्य, जो बोगे वही तो काटोगे। बराबर है। तो अब आप वो उस पर काम ही नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट आने की कोई संभावना ही नहीं ना। मैंने अगर पढ़ाई की ही नहीं है तो मैं पास भी हो जाऊँ तो मैं खुश हूँ, मेरिट आने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब हम ओलंपिक में चले जाते हैं, इसमें ही अपने को आनंद होता है कि हाँ इस बार इतने खिलाड़ी ओलंपिक में खेलेंगे। वो बस एक क्वालिफिकेशन हो गया कि चलो हम खेल लिए। इसमें खिलाड़ियों की गलती नहीं है, इसमें सोशल एफर्ट की गलती है। सोशल एफर्ट की गलती कैसी है? आप एक चक्र देखिए, 10 साल की तुलना कीजिए। 10 साल में जो खिलाड़ी यहाँ पे सीरियस प्लेयर है 10 की उम्र में, और विदेश में जो है वो लगभग एक जैसे स्तर पे होते हैं। वो अपने स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में 12 साल में भी वैसी स्थिति होती है। 14 साल में अपना लड़का थोड़ा सा पीछे आ जाता है, उनका वैसा ही होता है। 16 साल होते होते अपना बच्चा, अगर 100 लड़के खेल रहे हैं तो 50 छोड़ देते क्योंकि 10th है। वहाँ पे वो स्थिति नहीं है। यहाँ पे अलग सी स्थिति ये भी है, 18, 19, 20 मैक्सिमम 20 तक खेलते हैं खिलाड़ी। 21 में उनको नौकरी लग जाती है, वो अपनी नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, या फिर घर की जिम्मेदारी होती है। जो स्पोर्ट्स के दायरे से सबसे अच्छी उम्र है परफॉर्म करने की, वो ही वो छोड़ देता है। 20 के बाद में उसका परफॉर्म, आप कोई भी खिलाड़ी देख लीजिए, उसका पीक कब आया है? 24 साल की उम्र में, 25 साल की, 26 साल की उम्र में आया। बराबर है। 25, 26, 24 साल की उम्र में अपने खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे। वो तो अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं, उनको घर बनाना है, उनको गाड़ी लेना है, उनको स्लैब डालना है। वो कहाँ खेलेंगे खेल? इसके कारण वो पीछे आ गए। तो वो एक सोशल जो हमारा प्रॉब्लम ही है ये, एक दृष्टि से कि अच्छा तुम क्या करते हो भैया? मैं मलखम खिलाड़ी हूँ। पर फिर भी क्या करते हो? मैं जब ये बताता था किसी को कि मैं मलखम कोचिंग करता हूँ, और नहीं अपने फाइनेंशियल इसके लिए मलखम कोचिंग करता हूँ। नहीं सर, मलखम कोचिंग करके क्या होगा? तो ये जो स्वभाव है, अगर मैं उसी वक्त कहीं पे क्लर्क करके 20,000 की और 25,000 की नौकरी करता तो मुझे बड़े आदर से देखा जाता है। पर मैं 22 साल में अगर मलखम कोचिंग या मलखम खेल रहा हूँ, अभी भी खेल रहा है इस उम्र में, तो जो प्राइम के वर्ष है उसमें तो आप खेल ही नहीं रहे हो। इसीलिए वो आगे और हम पीछे हैं। हमारे खिलाड़ियों का दोष नहीं है, हमारी सामाजिक और आर्थिक भी व्यवस्था का दोष है कि वो नहीं कर सकता। उसके लिए वो संभव नहीं है। उसको जब तक उसके माँ बाप पाल रहे, उसको खाना खिला रहे, तब तक वो खेल सकता है। जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी घर पे कमा के लाने की, मैं ये कहता हूँ कि एक आध 2 अपवाद आप छोड़ दीजिए, पर
अगर आप सबको देखोगे, जो खिलाड़ी फुल टाइमर है ना, उसको पार्ट टाइमर कभी कम्पीट कर ही नहीं सकता है। पार्ट टाइमर ही होता है। फुल टाइमर खिलाड़ी फुल टाइमर होता है, जिसकी दोपहर की भी 2 घंटे की नींद हुई है, रात के 8 घंटे की नींद हुई है, 10 घंटे की रिकवरी उसकी है। वो अपने 4 मील्स 5 मील्स सभी मैनेज कर रहा है, अपना प्रोटीन मैनेज कर रहा है, जितने 100 ग्राम अगर उसने डिसाइड किया तो 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर रहा है, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज अच्छे कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठा है, अपनी फिजिकल मेंटल स्टेट अच्छी रखी है, वो अच्छे से compete कर पाएगा। अब जो आदमी उसको है कि यार कमा के 500 रुपये 1000 रुपये घर पे लाने ही है कैसे भी करके, वो तो दिन भर की जद्दोजहद में रहेगा कि ये कैसे करूँ। अब उसके इसमें कहाँ पे मलखाम और कोई भी खेल फॉर दैट मैटर क्यों महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण विषय है उसमें। आपने बहुत अच्छा बोला कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, बट कभी कभी कैसा होता है कि कोई जेनेटिकली बहुत गिफ्टेड होता है, तो कैसा होता है कि मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ बट वो पर्सन इतने एफर्ट नहीं करके भी मेरे से बेटर कर रहे हैं, तो वो टाइम पे फिर ये मेंटल जो ब्लॉकेजेस आते हैं तो वो भी लोग यानी छोड़ देते हैं स्पोर्ट्स को। तो ये छोड़ना चाहिए उन्होंने कि नहीं छोड़ना चाहिए फिर? आप एक कभी अगर उस पर कोई सर्वे उपलब्ध है तो वो देखिए, और कभी आप एक जनरल सर्वे आप कर लीजिएगा कि जो टैलेंटेड खिलाड़ी है ना, उनका रेशो खेल छोड़ने का ज़्यादा है जो टैलेंटेड नहीं है उनसे। ओके। टैलेंटेड जो खिलाड़ी होते हैं ना, आप देखिएगा कि वो खेल जल्दी छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? पर वो एक कैजुअल अप्रोच में होते हैं, उनके पास वो स्किल है, हम्म उनके लिए उसके लिए उन्होंने कुछ एफर्ट नहीं किया है। हम्म मैंने अगर बहुत जद्दोजहद करके कुछ हासिल किया है तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास रहना चाहिए। वो इनसिक्योरिटी होती है कि ये चला ना जाए। अब जो चीज़ मैंने की ही नहीं है वो मेरे पास कहीं से आ गई है, तो उसको यार ठीक है, वन अनदर थिंग आए रहे जाए कुछ भी हो जाए। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने जितने खिलाड़ियों को खिलाया है, मेहनती खिलाड़ी वही होते हैं कि जिनके पास वैसा टैलेंट नहीं होता है। जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी खुद को बता रहा हूँ या मेहनती बता रहा हूँ, पर मेरा ये कहना है कि मेरी बॉडी वैसे जेनेटिकली हमारे यहाँ सब रिजिड है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। अब मेरे खेल में तो विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी काम ही नहीं चलता। तो मेरा पागलपन था कि मुझे फ्लेक्सिबल होना है। तो अब मैंने अगर कोई स्प्लिट अचीव की है, मैंने एक पाँच शिरासन किया है, मैंने अपना पैर उठा के अपने गर्दन में डाला है, तो अब मुझे भैया ये करने के लिए मैंने 6 महीने कष्ट किए। ये जिंदगी भर छूटना नहीं चाहिए, ये तो मेरा जिंदगी भर मरते दम तक ये होना चाहिए कि जब चाहूँ तब पैर गर्दन में डाल दूँ। वो होता है। अब जिसका ऐसा है कि वो गॉड गिफ्टेड है, वो उठाता है पैर पीछे लेके जाता है फिर से निकाल लेता है, उसके लिए वो क्या बड़ी चीज़ है। मेरे लिए वो बड़ी चीज़ है क्योंकि 6 महीना मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो ऐसा नहीं है, वो खिलाड़ी ज़्यादा टिकते ही नहीं खेल में, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। और बस एक विषय है, टेक्निकल प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है किसी भी खेल में या किसी भी प्रोसेस में सक्सेसफुल होने के लिए। आपको अगर खुद होके सभी मार्ग ढूंढने पड़े तो आपका समय भी ज़्यादा जाता है, आपके कष्ट भी ज़्यादा होते हैं, आपकी इंजरीज भी ज़्यादा होती है। पर अगर आपको राइट गाइडेंस मिल जाए और आप कंसिस्टेंट रहे तो फिर तो सब चीज़ें बदल जाती है ना। मैं उदाहरण के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, शिवम नाइक नाम है उसका। मैंने उसको देखा कि वो पावर लिफ्टिंग, मतलब वो मेरे साथ जिम करता था, तो वो अच्छा लिफ्ट करता था, उसका कैपेसिटी बड़ी अच्छी थी। तो वो सोच रहा था कि यार कोई खेल खेल लूँ। 20 साल की उम्र, अब क्या खेल शुरू करेगा? तो जो भी खेल शुरू करेगा उससे महारथी बैठे हैं ऑलरेडी। मलखम में उसको कह नहीं सकता था क्योंकि उसकी बॉडी भी बहुत रिजिड थी, और मलखम में अगर जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा रहता है। तो उसने भी कहा कि ठीक है, मलखम नहीं खेलेंगे पर पावर लिफ्टिंग खेल के देखते हैं। तो उसको मैंने जहाँ सजेस्ट किया जाने के लिए पावर लिफ्टिंग सीखने के लिए, वो इस देश के पावर लिफ्टिंग के सबसे बड़े कोच विजय मुनीश्वर। तो विजय मुनीश्वर की ताकत ये है कि एक ऐसा व्यक्ति कि जो महाराष्ट्र शासन के छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, जो बीइंग अ प्लेयर मिलता है आपको। एक दूसरा पुरस्कार उनको दादोजी कोंडदेव उत्कृष्ट कोच, सर्वोत्कृष्ट कोच के इसमें कैपेसिटी में वो पुरस्कार मिलता है, उस भी पुरस्कार से सम्मानित है। खिलाड़ी के रूप में अर्जुन पुरस्कार, उनको वो उस पुरस्कार से सम्मानित है।
और कोच की कैपेसिटी से द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए ऐसा व्यक्ति, ठीक है, 4 तारांकित व्यक्ति एक नागपुर शहर के एक छोटे से किसी इलाके में रहते हैं, उनको वो नेम फेम भी नहीं मिला, पर वो तो बड़े बहुत अच्छे प्लेयर। मैं आपको ये बात भी कहता था कि ये सिर्फ मलखम्ब की स्थिति नहीं, ये पावर लिफ्टिंग की भी स्थिति है। इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना बड़ा, पर उनको जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलना चाहिए था, मैं ऐसा समझता हूँ कि उससे कहीं कम उनको मिला। पर शिवम नाइक के पास वो कोच थे, उसने एक ही साल एफर्ट मारा, उसके पास टैलेंट था, एक ही साल एफर्ट मारा एंड ही बिकेम अ नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टिंग जैसे खेल। क्योंकि राइट गाइडेंस, कंसिस्टेंसी। क्या कर रहा है शिवम? सोने का समय हो गया, शिवम क्या कर रहा है? जिम में। शिवम क्या कर रहा है? खाना खा रहा हूँ। वो अपने शेड्यूल से बाहर जाके कुछ करता ही नहीं था, और कोच ने अगर बोल दिया ये तो ये, आँख पे पट्टी लगा के ये खाना है, ये खाना है, ठीक है। तो ऐसा अगर अप्रोच रहे खेल के प्रति तो बहुत कठिन नहीं है कोई भी खेल खेलना। जैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि ऐसे अपन ब्लाइंडली कैसे अपन समझ सकते कि ये कोच एकदम, यानी कि मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने कुछ इंसिडेंट्स देखे थे, जैसे जिम ट्रेनर्स होते हैं बेसिकली, यानी बॉडी जल्दी बनाना है तो स्टेरॉइड्स की गोलियाँ खिला देते हैं या कुछ ये सब चीज़ें भी करा देते हैं। तो वो भी यानी जो ट्रेनिंग करने के लिए है वो भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है वो पर्सन को कि मेरी बॉडी बना देगा, तो वो उसके साइड इफेक्ट्स होना चालू हो जाते, तब उनको पता है कि मैंने गाइडेंस ही रॉन्ग जगह से लिया। तो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते कि मैं जहाँ जा रहा हूँ उनसे मेरे को गाइडेंस नहीं मिलेगा? एक तो 2 क्षेत्र अलग है। ये जो जिम वाला क्षेत्र है ना, ये स्पोर्ट्स वाला क्षेत्र नहीं है। ये फिजिकल फिटनेस और ये जो चीज़ें हैं, ये स्पोर्ट्स वाला सेक्टर नहीं है। आपको जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का कोच है ना, उसमें एक थोड़ा अलग सिंसियर दिखेगा आपको, ठीक है। अब जो भी पीटी आपको जिम में मिलते हैं, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा पीटी चाहिए, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स खिलाने, जो आपको कुछ खरीदने को न लगाए। ये देख, ये खरीदना है और ये मेरे से खरीद, ये जिसने बोल दिया वही चीज़ खरीद लो, पर बाहर से खरीद लो भैया। वे प्रोटीन वो दे रहे हैं ना, उनको कहिए नहीं मेरे संबंधित है, उनसे मैं बुला लूँगी। और तब वो आपको नहीं बोलेगा कि वे प्रोटीन ज़रूरी है, तब वो आपको नहीं बोलेगा कि मल्टीविटामिन ज़रूरी है, तब वो आपको नहीं बोलेगा कि क्रिएटिन ज़रूरी है। जब तक वो बेच रहा है तब तक वो ज़रूरी है। जब तक आपको कोच अपनी कोचिंग की फीस के अलावा कुछ भी बेचने का प्रयत्न कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो बेचने के लिए बैठा है, वो आप में सुधार लाने के लिए नहीं बैठा है। आपको सिंसियर कोच देखते से ही पता चल जाता है कि ये गेम के लिए सिंसियर है कि नहीं है। वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, वो सपने नहीं दिखाता। मेरे पास कोई आ जाए बच्चा और मैं उसे कह दूँ कि यार इसको बना देंगे नेशनल प्लेयर बना देंगे, ऐसा कोई देख के नहीं बता सकता है। मैं अगर किसी को सिखा रहा हूँ तो 6 महीने मैं उसको बोरिंग प्रोसेस देता हूँ, तू 6 महीने टिक के दिखा, उसके बाद में फिर हम तुझ पे काम करेंगे। ओके। मैंने आपको जो नाम बताया विजय मुनीश्वर, उन्होंने शिवम नाइक पे लगभग 4 महीने ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग आते हैं कि हाँ सर मुझे करना है, मुझे करना है, पर वो उसकी कंसिस्टेंसी थी कि फिर रोज सर को बात करना, पूछना कि सर क्या करना है, आज ऐसा किया, आज वैसा किया। उसके बाद में उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग उसको जाके दी। तो जो सिंसियर कोच और सिंसियर प्लेयर होते हैं, दे आर मोर प्रोसेस ओरिएंटेड, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये चीज़ें नहीं। एक मनोमन तो उनमें होता है कि इसको तैयार करेंगे उस स्पर्धा के लिए, पर वो कोच बच्चों को नहीं बताएगा कि आपको उसी के लिए तैयार होना है, ये करना है, वो करना है। आपको जो हम बता रहे वो करना है, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछने। और कुछ अगर वो बेच रहा है ना कोच, तो भागो। वो कुछ भी आपको अगर बेच रहा है तो भागो। उस किसी भी कोच को कोचिंग के फीस के अलावा कुछ भी मत दो, सिर्फ अपना एफर्ट, समय और कोचिंग फीस, बस। बाकी जो सब कुछ लेना है आपको पैंट लेना है, शर्ट लेना है, बाहर से लो। उसके लिए अगर आप उसके कस्टमर बन गए तो आप लूटे जाओगे। हर वक्त आपको एक नया सपना दिखाया जाएगा, ये आपको ये बनना है, इसके लिए ये करना होता है। ओके। ये स्टूडेंट के साथ मेरे ख्याल से उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए
पेरेंट्स को ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स तो चलो हाँ बहुत से खेलों में स्टूडेंट्स बहुत छोटे भी छोटे होते होते हैं, तब आ जाते हैं। पेरेंट्स को ही होना चाहिए। पेरेंट्स अब वो उस उम्र में भी होते हैं कि उनको उसका उतना अनुभव होता है कि किसी व्यक्ति से मिले तो वो कैसा है, वो बात कैसा करता है। सिंसियर कोच ना ज़्यादा बात ही नहीं करते, पेरेंट्स से भी ज़्यादा बात नहीं करते। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था एक दिन कि यार मैं खिलाड़ियों पे काम करता हूँ, 9-10th आ जाती है, खिलाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, तो मुझ में ऐसा भाव तैयार हुआ कि यार अपना तो ये तो यूज़ कर रहे हैं अपने को लोग, कि जब तक इच्छा है तब तक खेल लिए। हम तो इमोशनली इन्वॉल्व हो गए। हम फीस भी उतनी नहीं लेते कि जिससे हमारा फाइनेंशियली वो सेटिस्फेक्शन हो जाए। हम करते हैं क्योंकि हम में वो पागलपन है। तो मुझे एक शिक्षक ने बड़ा अच्छा समझाया कि अपने शिक्षक प्रशिक्षक का कैसा होता है, जो समंदर का पानी होता है ना, वो आता है, हो जाता है, बस खिलाड़ियों को वैसे देखना, वो आएंगे, वो जाएंगे, किनारे वहीं पे रहते हैं, हम किनारे हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, अपना काम नहीं छोड़ना है। अपना काम कोचिंग है, अपना काम सिखाना है, कोई आए कोई जाए, भैया मेरा सिंसियरली सिखाना काम है। आप सिंसियरली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, आप नहीं हो तो हुल्लड़बाजी करनी तो आप कैसे भी कुछ भी कर लो, है ना, ऐसा है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट क्लब में आप कभी जाइएगा तो आपको नज़ारे दिखेंगे कि कहीं पे कुछ प्लेयर्स कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई प्लास्टिक बॉल से कुछ खेल रहा है, तो क्लब वाले भी कुछ लोगों को ऐसे ही एंगेज कर देते हैं, आजा जा तू तुम 4 लोग जाओ बैटिंग कर लो। कोच नहीं खड़ा कर रहेगा वहाँ पे। कोच कहाँ पे खड़ा है, जिसको एसोसिएशन के ये खिलाना है, जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाना है, उसके पीछे फोकस करके रहता है। इनसे तो फीस लेता है, इनको बैट बॉल दे देता है, स्टंप दे देता है, जाओ आप खेलो। फिर वीरांगन कैसे स्टार्ट हुआ और इसके पीछे की स्टोरी क्या थी? देखिए क्या है, मैं बड़ा कोसता था मेरे पहले के जो सभी प्लेयर हो गए मलखम्ब के, कि यार इन्होंने क्या किया। मैं जब खेलता था तो मुझे एक ध्यान में आया कि ना हमारे पास टेक्निकल कोचिंग है, वार्म अप भी किया जाता है, ये भी पता नहीं था। ये खेलने से पहले वार्म अप किया जाता है, कूलिंग डाउन किया जाता है, कंडीशनिंग होती है, ये शब्द भी पता नहीं थे। हम तो ऐसे ही बस देखे किसी को मलखम्ब करते हुए, हम भी चढ़ गए, हमने भी वो फॉलो करना शुरू किया। किसी एक स्पर्धा में चले गए तो वहाँ पे देखा तो अभी ये ऐसा करना है, उसकी प्रैक्टिस आके करने लगे, पर वो इंजूरियस है। मैं बड़ा कोसता था कि यार यहाँ पे कोचिंग अच्छी नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, मलखम्ब नहीं है, मैट्स नहीं है। हम सतरंजी डाल के, मैट्स नहीं रहती थी तो सतरंजी डाल के प्रैक्टिस किया करते थे। हमारा मलखम्ब पूरा आड़ा था, उसका बड़ा एक वो दुख था कि यार ये नहीं होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं जहाँ पे हूँ और जिस भूमि में हूँ मैं उसके लिए बड़ा प्रामाणिक हूँ। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे जीवन में मुंबई की तरफ से खेलना है या फिर पुणे की तरफ से खेलना है। मुझे खेलना नागपुर की तरफ से है। और मेरा ये था कि यार मैंने वो स्पर्धाएं देखी है कि राज्य स्पर्धा में ना नागपुर के अगर परफॉर्मेंस चालू है तो जजेस जो है ना वो अपना नाश्ता वाश्ता आ गया होगा, कॉफ़ी चाय आ गई होगी तो वो निपटा लेते थे। हाँ चलो हो गया परफॉर्मेंस, 4 मार्क 5 मार्क 6 मार्क, चलो आए गए। तो वो स्थिति देख के वो बड़ा वेदनादायी होता है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जहाँ पे हम अभी जो मलखम्ब में संलग्नित लोग हैं सभी को एकत्रित करें और उनके माध्यम से हम कुछ काम कर पाए। हमने सबको एकत्रित किया, सिर्फ मलखम्ब के लिए नहीं, शुरुआत हमने मलखम्ब से की। मलखम्ब के लिए हमने जब कोचेस, कुछ प्लेयर्स उनको जोड़ा, उनमें से कुछ सबसे पैसे लिए, थोड़े पैसे लिए, थोड़ा एक ग्राउंड है महल में, गाड़ी खाना ग्राउंड, वो हमें यहाँ के जो मेयर थे उन्होंने उपलब्ध कराया। यहाँ के जो भोसले राजे हैं उन्होंने हमें बड़ा सहकार्य किया। तो हमने एक क्लब इस्टेब्लिश किया। किसी ने हमें मैट्स डोनेशन में दे दी, किसी ने हमें मलखम्ब दे दिया, किसी ने और कुछ। मेरा ये मानना है कि कोई भी काम आपको सोशल पॉलिटिकल लाइफ में करना हो, आप पैर डालो, लोग पैसा संसाधन सब लेके आ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि अरे यार ये कितना खर्चीला काम है, आज मलखम्ब क्लब खड़ा करना है, 2-4 लाख रुपए चाहिए। ज़रूरी नहीं है, आप शुरू करो, एक एक चीज़ आती जाएगी। ऐसा नहीं कि आज ही 5 लाख का ये होगा। आपने ये स्टूडियो बनाया है,
आपको अभी भी और चीजें होगी कि हाँ नहीं इसमें ये भी चीज ऐड करनी है, ये भी चीज ऐड करनी है, पर वो सब ऐड हो जाएगी तभी मैं पॉडकास्ट शूट करूंगा। ऐसा तो नहीं तो है। ऐसा तो अप्रोच नहीं रखना चाहिए। तो हमने वो अप्रोच रखा कि हम काम शुरू करेंगे, तो लोग हमारे साथ आए, साथ जुड़े, और फिर हमने वीरांगन को एक संस्था के रूप में रजिस्टर किया धर्मदाय आयुक्त के यहाँ, और वो अभी एक अच्छी संस्था चल रही है कि जहाँ पे मलखम के तीनों एपरेटस, नागपुर में एक ऐसी संस्था जहाँ पे तीनों एपरेटस का टेक्निकल कोचिंग दिया जाता है, ऐसा एक ही जगह है नागपुर में। ऑर्गेनाइजेशन। और विदर्भ में एक हमारा जो मलखम क्लब है वो कुछ, अगर आप टॉप मोस्ट मलखम क्लब निकालोगे तो उसमें आता है वीरांगन मलखम क्लब। ओके। तो हमारे बच्चों का हमने ये भी देखा कि जो 5 मार्क तक रहते थे, हमने अपने टारगेट सेट किए कि हम आज तो जाके मेडलिस्ट नहीं हो पाएंगे, क्लब खोल लिया और मेडलिस्ट हो गए। वी बिलीव इन प्रोसेस, तो खिलाड़ी एक प्रोसेस से बनेंगे। तो हमने उसमें एक प्रोसेस में ये किया कि जो भी खिलाड़ी हमारे यहाँ खेल रहा है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसका न्यूट्रिशन डाइट लिख के और सभी ये करेंगे, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं लेंगे। उसके लिए हमने अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से बात की, उनसे ये सेवा मांगी कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो खिलाड़ी है उनकी आर्थिक उतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको पैसे दे पाए, पर आप यदि एक दिन निकाले, 1 घंटा निकाले और इनसे बात करें और ऐसा हो, तो वैसा हुआ। प्रियंका अग्रवाल करके एक न्यूट्रिशनिस्ट है, नागपुर की फेमस है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उन्होंने सभी बच्चों के लिए हमारे न्यूट्रिशनल चार्ट और ये सब कुछ रेडी किया। हमने सभी चीज़ों पे काम किया, न्यूट्रिशन पे काम किया, हमने फिजियोथेरेपी पे काम किया। केविन अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, इन लोगों ने हमें उसमें बड़ी हेल्प की कि हमारे प्लेयर्स को कम से कम इंजरी हो तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए। तो एक प्रोसेस बनाया, उस प्रोसेस से हमने एक टारगेट रखे अपने लिए कि इस साल हमें कम से कम 6 मार्क का ये क्रॉस करना है। अपने जो खिलाड़ी रहेंगे वो 6 मार्क के ऊपर रहेंगे, अपने जो खिलाड़ी रहेंगे वो 7 मार्क के ऊपर रहेंगे। आज ये स्थिति है कि हम बस 0.20 0.30 दूर है अपने मेडल रेंज से। मैंने जब पहली स्पर्धा खेली तो मुझे 2 मार्क थे 10 में से। मेडल रेंज होता है 8, 8-10, 8-20, 8-30, और जब मैंने आखिरी कंपटीशन खेली तब मुझे 8 मार्क थे। मैं वहां तक आया, पर मैंने अपने साथियों को भी वहां तक लाया कि वो भी 780, 790, 8 के आसपास है। तो अब 2-3 साल के अंतर में वो भी हम कवर कर लेंगे, और आपको ये शायद खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी कि नागपुर में शायद इतिहास में पहली बार मलखम के नागपुर की टीम कोई मेडल अच्छा सा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे लेके आ पाए। आपने फिर जैसे स्टार्ट किया तो फर्स्ट बैच में कितने स्टूडेंट्स थे? लगभग 20 स्टूडेंट्स। फिर हर साल यानी वो स्टूडेंट्स तो कंटिन्यू करते होंगे और हर साल नए भी आते होंगे? स्टूडेंट्स की संख्या जैसे देखिए वो ना कम ज़्यादा होती रहती, जैसे ऐसा नहीं है कि जो 5 साल पहले थे वो आज सभी 20 लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको जो कहा कि 90 मतलब 9th 10th आ जाए वो छोड़ के चले जाएंगे, कोई और कारण रहे, दूर रहने के लिए चले गए वो छोड़ दे। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, अलग अलग टीम्स आती रहती है, अलग अलग लोग आते रहते हैं, वो जुड़ते रहते हैं, वो बनते रहते हैं। पर ऑन एन एवरेज हमारे ग्राउंड पे 30 से 35 खिलाड़ी तो मलखम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सीरियस प्लेयर्स 8 से 10 हमारे अभी जो कम्पिटिटिव मलखम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक है कि जो बेसिक बैच है, एक है जो कम्पिटिटिव मलखम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कम्पिटिटिव में 8 से 10 लोग अभी फिलहाल। तो दोनों बैचेस अलग अलग होती है? दोनों बैचेस अलग होती है। एक बैच है जिसकी प्रैक्टिस एक 2.5-3 घंटे, 3.5 घंटे कभी कभी उतनी होती है। एक बैच है कि जिनको 1 घंटा भी बहुत होता है, उनकी क्षमता बनने के लिए समय लगता है। आज ही आया और आज 3 घंटे मलखम पे संभव नहीं हो पाता है। बहुत बार कैसा होता है कि जो नए प्लेयर्स आते हैं वो प्रीवियस प्लेयर्स को देख के नहीं, क्या कभी कोई डिमोटिवेट होता है या कोई मोटिवेट होता है, तो ऐसे स्टेट में एक प्लेयर ने क्या स्टेट ऑफ माइंड रखना चाहिए अपना? देखिए, स्टेट ऑफ माइंड के लिए ना, मतलब एक बात मैंने बड़ी मज़ेदार सुनी थी। एक हॉकी के टीम के कोच अपने, कोच नहीं साइकोलॉजिस्ट, अपनी टीम की नर्वसनेस कम करने के लिए या फिर उनको मोटिवेट करने के लिए वो कह रहे थे कि वो आज का दिन है, आपको आज ही परफॉर्म करना है। इस दिन के लिए हमने 365 दिन काम किया है। इस दिन के लिए आज लोग अपनी तरफ देखेंगे। हजारों लोग स्टेडियम में आपकी तरफ देख रहे हैं, लाखों लोग टीवी पे आपको देख रहे हैं, आपको आज परफॉर्म करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ऐसे चीज़ों का प्रेशर लाया जाए
तो वो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा या परफॉर्मेंस प्रेशर में आएगा? परफॉर्मेंस प्रेशर में। अब ये अगर साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता है, हम अगर खिलाड़ी है ना, हमें जितना चीज़ों को सिंपल रखा जाए उतना अच्छा है कि भैया आपको इससे compete नहीं करना है, अपनी लेन में सबसे अच्छा दौड़ो, वो छोड़ दो वो बाकी कितना दौड़ रहा है उसकी तरफ देखो कि माइक्रो सेकेंड वहाँ पे चला गया, अपनी लेन देखो, अपनी प्रिपरेशन देखो। और इस खेल में कुछ भी बता नहीं सकते कि आप उस दिन परफॉर्म कर ही पाओगे नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा खिलाड़ी है पर उस दिन फॉल हो गया। आपको एक उदाहरण बताता हूँ, कोही उचिमुरा करके एक जिम्नास्टिक्स का बहुत बड़ा प्लेयर है, ही इज़ द किंग ऑफ जिम्नास्टिक्स दुनिया में, उससे बड़ा प्लेयर नहीं हुआ। पर जब उसके घर में ओलंपिक था तब वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाया, वो एक एलिमेंट करते हुए गिर गया और उसने बाद में प्रेस में ये कहा कि मैं आज तक जीवन में प्रैक्टिस में भी ये एलिमेंट में कभी गिरा नहीं। वो दुनिया जीत के आया पर अपने घर का ओलंपिक नहीं जीत पाया। तो वो दिन होता है, वो आपकी ऐसा है कि आपने प्रैक्टिस कम की ज़्यादा की ऐसा कुछ नहीं है, आपने उसमें कोई कसर कम छोड़ दी ऐसा नहीं है ना। आप कभी कभी बहुत अच्छे खिलाड़ी ना होते हुए भी जीत जाते हो, कभी कभी बहुत अच्छे खिलाड़ी और बहुत तैयारी से भी आते हो पर हार जाते हो। वो तो एक खेल की एक अपनी संभावनाएं होती है और खेल का अपना अच्छा एक वो भी मज़ा ही होता है कि हमने आज इसको हरा दिया या फिर हम इससे हार गए, तो वो तो होना भी जायज़ है। ये स्पोर्ट्स में लड़के और लड़कियों का रेशो क्या है? जैसे स्टूडेंट्स आते भी है तो ये ओरिएंटेड यानी थोड़ा स्पोर्ट लड़के ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है? देखिए इसमें मेरे देखने में तो ऐसा आया है कि लड़कियां ज़्यादा आती है, लड़कों को एक थोड़ी सी शर्म होती है क्योंकि ये जो खेल है ये आपको शर्ट पहन के नहीं खेलना है, कोई ऐसा नहीं है। लड़कियों को एक अच्छा फैंसी कॉस्ट्यूम होता है और वो खेल सकते हैं। एक शर्म एक चीज़ है, पर दूसरा महत्वपूर्ण अगर ये बताया जाए तो मेरे हिसाब से लड़कियां ज़्यादा सिंसियर होती है। वो किसी चीज़ को अगर करने का चाहती है तो वो ज़्यादा सिंसियरिटी से करती है, तुलना अगर की जाए पुरुषों से। तो मैं अपने ऊपर से भी अगर देखूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां जो मैं पहचानता हूँ, जानता पहचानता हूँ और मेरी दोस्त भी होगी उसमें, वो मुझसे ज़्यादा सिंसियर है। जो भी वो चीज़ कर रही है, वो कहाँ पे है जो अपने जीवन में अभी कितनी सक्सेसफुल है नहीं है उसका हम विश्लेषण नहीं करने बैठे हैं, पर वो कितनी सिंसियर है इसका अगर देखा जाए तो स्त्री ज़्यादा सिंसियर देखा गया मेरे नज़र में। तो वो कंसिस्टेंट ज़्यादा है। लड़के आते हैं चले जाते हैं। और एक मेरा एक देखने में एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि लोग कहते हैं कि स्त्री बड़ी चालाक और ऐसा चीज़, पर अगर किसी महिला ने, किसी स्त्री ने, किसी बच्ची ने कमिटमेंट दे दिया हो किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, तो वो किसी भी पुरुष से ज़्यादा कमिटेड रहती है उस चीज़ को। ये मेरा मानना है। पुरुष थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं चीज़ों में। अब जैसे द्रौपदी ने ये ठान ही लिया था कि दुशासन की छाती का लहू केशव को लगाऊंगी तभी बांधूंगी। अब अगर वो पुरुष होता, वो अगर आप और मैं होते, अरे भैया जाने तो छोड़ो, अब क्या उसके छाती का लहू निकलेगी क्या है ना। तो वो ऐसा होते है कि वो नहीं, उसके लिए महाभारत हो जाए, देश विदेश के सारे योद्धा खत्म हो जाए, विध्वंस हो जाए, कोई आवश्यकता नहीं, दुशासन के छाती का लहू तो चाहिए। तो वो कमिटमेंट है उसका उस चीज के लिए। तो ऐसा मेरा मानना है कि वो कमिटेड ज्यादा है, तो आपको संख्या लड़कियों की ज्यादा दिखेगी, कमिटेड प्लेयर्स की। हमारे ग्राउंड पे भी लड़कियां ज्यादा है कमिटेड प्लेयर्स, 2-3 सिंसियर मतलब सीरियस जो कम्पिटिटिव प्लेयर्स है उसमें 2-3 ही लड़के हैं, बाकी सब लड़कियां हैं। और पेरेंट्स भी फिर जैसे उनके करियर को फिर सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स ना क्या है, एक प्रॉब्लम है कि बहुत केसेस में पेरेंट्स ही प्रॉब्लम है। बच्चे को मार्क कम आए, तुला पाठवणं बंद करू, आज से इसका मलखम खेलना बंद। अरे भाई क्यों, क्या संबंध है उसका? हर एक चीज का एक साचा होता है। हम अगर हम बर्तन लगाते हैं तो ग्लास कहाँ रखना है ना, प्लेट कहाँ रखनी है, उसके अलग अलग साचे दिए, वहीं पे हम उसको रखते हैं। हमारा 24 घंटे का समय है। मुझे समझता नहीं कि इतना इस पे एजुकेशन पे
अगर पेरेंट्स और बच्चे काम कर रहे हैं तो देश की स्थिति ऐसी कैसी है? वो 5 से 6 घंटा कम से कम स्कूल में होता है। 6 घंटे तो स्कूल होती है। वो 3 घंटा अपनी क्लास में जाता है। 7-8-9 घंटा हो गया, ठीक है। वो अपने स्कूल का होमवर्क करे 1-1.5 घंटा उसमें चला जाता है, 10 घंटे हो गए। वो क्लास का होमवर्क करे 1-1.5 घंटा उसमें चला जाता है। वो 11-12 घंटे सिर्फ अपने एक ही काम को दे रहा है लड़का। किसको? एकेडमिक। पर वो उसमें सबसे अच्छा नहीं है 12 घंटे देने के बावजूद भी। अब बाकी जो 12 घंटे है उसमें से वो जो 2 घंटा किसी खेल को दे रहा है, पेरेंट्स को उसमें भी प्रॉब्लम है, टीचर्स को भी उसमें प्रॉब्लम है। अरे नहीं, इसको अभी मत भेजो, एग्जाम है तब तक। क्यों भैया? जब तक ऐसा अगर आप करते हो क्या कि अगर इसकी मैचेस है तो 15 दिन स्कूल नहीं भेजेंगे? ऐसा नहीं होता ना। तो उसकी एग्जाम है तो 15 दिन प्रैक्टिस नहीं करेगा वो, और वो 15 दिन का नुकसान। मैंने आपको कहा कि एक दिन आप प्रैक्टिस को पीछे छोड़ो, प्रैक्टिस आपको 7 दिन पीछे छोड़ती है। कोई भी चीज ले लो आप, मैं खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ खेल में नहीं है, किसी भी चीज में देख लो। तो हम सिंसियरली प्रैक्टिस को लेते ही नहीं। अरे कहाँ जाना है? मामा के यहाँ जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। ये नहीं संभव। मैं मेरे खिलाड़ियों को साल भर में 10-15 दिन से ज्यादा छुट्टियां देता नहीं, बिल्कुल नहीं। जाना है पेरेंट्स जाएंगे, आपको कहीं पे रख के जाएंगे, मेरे घर पे रखो बच्चों को, हम खिलाएंगे पिलाएंगे। वो नहीं होगा संभव कि आप छुट्टी दे दो, 15 दिन हम घूम के आएंगे। ये नहीं प्रैक्टिकली संभव। तो वो पेरेंट्स ने समझना चाहिए, कोई भी काम अगर कर रहे हैं हम लोग तो उसको बहुत सिंसियरली करना बहुत आवश्यक है। अगर वो आप उनको नहीं बताओगे ना तो कोई नहीं बताएगा। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बहुत पक्की कही है कि अपने को आखिरी दम तक मलखम खेलना है। तो ये मेरे दिमाग में तो सेट है कि भैया कुछ भी हो जाए मलखम तो खेलना है। मेरा ये कहना है कि कोई भगत सिंह बनता है और कोई लल्लू बनता है, उसमें अंतर उसकी माँ का है। कैसे? बच्चे का नहीं है। वो माँ उसको क्या बता रही है। मतलब मेरे माँ ने मुझे कहा है कि मतलब वो बोलती है कि ऐसा कि पुत्र असावा ऐसा गुंडा ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा। मतलब अपना जो पुत्र होना चाहिए ना, ऐसा गुंडा होना चाहिए जिसका तीनों लोक में झंडा। अब गुंडा मतलब वैसा गुंडा नहीं, पर उसमें उतना दमखम होना चाहिए। वो एक विल होनी चाहिए उसमें, ये करना है भैया, करना है, जिद होनी चाहिए। अब ये मुझे जब बताया गया है बचपन से तो मेरे दिमाग में वो चीज है। पर अगर बचपन से मुझे ये बताया गया होता कि नहीं बेटा अकेले रोड क्रॉस नहीं करते, पागल हो गया क्या, ऐसा नहीं, तो हर चीज में अगर डर ही डालोगे, अरे मलखम क्यों करना है। मेरे माँ बाप को भी तो डर लगा होगा मैं जब मलखम करता था। मेरे पास तो टेक्निकल कोचिंग नहीं थी, पर उन्होंने वो होते हुए भी सपोर्ट किया। तो वो पेरेंटल सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स आपके साथ कितने फर्मली आपके साथ है उस चीज़ में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा पेरेंट्स प्रोटेक्टिव हो जाते में भी उसके कारण चाइल्ड का ग्रोथ भी रुक जाता है। ऐसा मैं आपको बताऊं क्या एक चीज़, इसका एक कारण और भी है। ज़्यादातर पेरेंट्स को एक ही अभी अपत्य है, एक एक बच्चे ही है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एक ही जब होता है ना तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। 2 है 3 है तो ज़्यादा चिंता नहीं करते। उनमें ये भी होता है कि ये 3 भी, ये 2 भी एक दूसरे की चिंता कर लेंगे। मेरी बड़ी बहन भी मेरी चिंता करेगी, मैं भी उसकी चिंता करूंगा। मेरी छोटी बहन की मैं चिंता करूंगा, वो भी मेरी चिंता करेगी। मुझे जाना है तो दादा तू पैक केली कि नहीं बैग, वो भी पूछेगी। नहीं, मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो मेरी बड़ी बहन में कुछ पैसे साथ में रखे कि नहीं, वो भी पूछे। पेरेंट्स को हर टाइम इन्वॉल्व रहने की ज़रूरत नहीं होती है, पर जब एक ही बच्चा है तो आप उसको बहुत प्रोटेक्ट करते हो कि उसको कुछ हो ना जाए। तो वो उसका एक कारण है, उसको कुछ नहीं कर सकते। वो तो स्वाभाविक है, किसी को भी अपने बच्चे के लिए किसी भी खेल से अधिक वो महत्वपूर्ण होता है, बशर्ते वो व्यक्ति योगराज सिंह जैसा ना हो कि भैया मर जाना पर यही करना है। अगर तुम पूल मारते मारते मर जाओ
कोई दिक्कत नहीं भैया, करना पुल 500 पुल मारने ही है अपने को। जब ऐसा पेरेंट हो तो युवराज सिंह बनेगा ही बनेगा, उसमें टैलेंट हो ना हो वो बनेगा ही, इच्छा हो ना हो ना हो बिल्कुल बनेगा। नहीं। अब सब में ये नहीं हो सकता है, और सब इसको आ, ऐसे भी देखते हैं लोग कि नहीं, बच्चों को जो बनना है वो बना। क्योंकि अगर खिलाड़ी बनाने के लिए इतना आग्रह अच्छा है तो डॉक्टर बनाने के लिए इतना ही आग्रह बुरा क्यों है? हम बोलते हैं ना समाज में कि आप मत डिसाइड करो उसको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, तो आप क्यों डिसाइड करोगे उसको खिलाड़ी बनना है कि नहीं बनना है? वो अगर अपने नेचुरल फ्लो में किसी खेल में जाता है तो उसे एक चीज कहनी है कि जो करोगे सबसे अच्छा करना है। मतलब लोकमान्य तिलक ने कहा था की चप्पलीचं काम कर तू, पण विलायतीत मागणी आली पाहिजे त्याला। नको करू खूप मोठं, बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम कि मैं कोई ग्रंथि लिख रहा हूँ, कर छोटा सा काम कर, पर वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दर्जा का होना चाहिए, वो छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स का भी एक नेचुरल वो ये हो जाता है कि पढ़ाई करेगा तो एटलीस्ट तो अपने करियर में सेटल तो भी हो जाएगा, स्पोर्ट्स खेलेगा तो। हाँ, वो वो पुरानी जो इनसिक्योरिटी। कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे होगे हाँ खराब। हाँ, नहीं वो ऐसा है कि वो वास्तविकता भी तो थी। मतलब मैं पूरा तो उसे नकार नहीं सकता हूँ। मैं अब कूल बनने के लिए 4-5 नाम बता दूँ कि ये 4 नाम, इसने खेल खिलाई ये बन गया, इसने खेल खिलाई ये बन गया, पर मैं उन 400 नाम को पीछे छोड़ रहा हूँ कि जिन्होंने उन्होंने भी प्रयास किए थे पर वो नहीं बन पाए। वो पीछे इतना रह गए कि उनके पास अल्टरनेट करियर ऑप्शन ही नहीं रहा। देखिए, अगर मैं मलखम खेला हूँ और मैं मलखम का कोच हूँ, यदि एक दिन ऐसा आ जाए कि मुझे मलखम कोचिंग और मलखम खेलना बंद करना पड़े, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो भी तो अल्टरनेट करियर ऑप्शन होना चाहिए। आप यूपीएससी देने जा रहे हो, तो अगर नहीं हुई यूपीएससी तो क्या करोगे? बैठते रहोगे, 5 ही एग्जाम देते रहोगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? और अनफॉर्चुनेटली इस देश में ये वास्तविकता है कि आपको अल्टरनेट ऑप्शन के अलावा आप नहीं चल सकते। आज मेरे पिताजी का कुछ व्यवसाय था, उनकी कुछ समझ थी, वो मुझे मिली और उसके माध्यम से मैं अपना व्यवसाय भी कर रहा हूँ। मैंने कुछ सीखी चीज़ें, मैं डिजिटल मार्केटिंग का व्यवसाय कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें सीख ली इस खेल के भी अलावा, तब मैं ये कर पा रहा हूँ। यदि ये नहीं होता और सिर्फ मलखम कोचिंग होती और कहो कि लॉकडाउन लग जाता फिर से, क्या खाता, क्या करता? बराबर है तो चीज़ें कैसे रन होती? तो अल्टरनेट ऑप्शंस पे देखना चाहिए पेरेंट्स को। देखिए, मेरे पिताजी को या फिर मेरे माताजी को जब ये कॉन्फिडेंस होगा ना कि ये बच्चा जीवन में कुछ कर लेगा, तो आपको ज़्यादा रोक टोक नहीं करेंगे। उनको जब ऐसा रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी कि यार ये इसको वो संघर्ष ना करने मिले जो हमने किया, वो फिर से जीरो पे ना आ जाए। हमने उसको एक लाइफस्टाइल दी है, उसको वो मेंटेन कर पाए, ये उनमें एक डर होता है। ये अगर नहीं कर पाया तो अपने हाथ में तो नहीं रहेगा सब कुछ, और अपने हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको दे दे और वो अपना जीवन चला दे, है ना? तो वो एक असुरक्षा का भाव, वो कारण है कि पेरेंट्स थोड़ा बच्चों को इन चीज़ों से दूर लेके जाते हैं, पर उसको एड्रेस करना आवश्यक है। ऐसे स्टेजेस पे चर्चा करना उस पर आवश्यक है। मेरे हिसाब से खेल अगर वो खेलता है तो वो पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर लेगा, उसका क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके डिसीजन लेने की एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो मलखम खेल रहा है ना, या फिर कोई भी खेल खेल रहा है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपके पास 5-6 शॉट्स अवेलेबल है। एक ही बॉल को आप इस तरह भी मार सकते हो, उस तरह भी मार सकते हो। वो आपका निर्णय है कि वो बॉल आने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको निर्णय लेना है कि कैसे करना है। तो क्या वो निर्णय लेता है तो उसकी निर्णय क्षमता अच्छी नहीं होगी? वो तो ऑटोमेटिकली होगी, उसने उसी चीज को प्रैक्टिस किया है ना। ये विषय नहीं है कि वो बैटिंग कैसा कर रहा है, वो निर्णय क्या लिया उसने, उस बॉल को कैसे खेलना है।
लोग क्यों कि विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो आउटसाइड द ऑफ जो बॉल है उसको छू लेता है, वो अपना वो निर्णय रोक नहीं पाता है। तो ऐसी चीजें होती कि अपने निर्णय का विषय है, बॉल आया है नहीं मुझे छोड़ देना है, किस पे रिएक्ट करना है और किस पे नहीं करना है, ये तो आप सीखोगे वहां से। तो ऐसे जीवन की बहुत चीजें आप सीख सकते हो। मैंने कभी इंस्टाग्राम पे भी ये लिखा था कि मलखम ने एक चीज बड़ी अच्छी सिखाई कि किसी भी चीज को अगर पकड़ो तो कस के पकड़ो, और किसी भी चीज को छोड़ दो तो पूरे मन से छोड़ दो। मलखम में अगर मैं ग्रिप कर रहा हूँ ना, तो वो बहुत आवश्यक है वो पक्की ही ग्रिप रहे। और जब मैं मलखम को छोड़ू तो मेरा कोई भी शरीर का अंग मलखम को नहीं रहना चाहिए, पूरा मैं छूटना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि पूरा मेरा शरीर छूट जाए वहां से, तभी वो अच्छे से लैंडिंग हो पाएगी, तभी वो एलिमेंट सक्सेस हो पाएगा। तो ये मलखम ने सिखाया। आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, ऐसा कहा जाता है, मैं इसका दावा नहीं करता, पर ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को 16 साल के बाद में हाथ नहीं लगाया। जब पकड़ी थी तो बड़े मन से पकड़ी थी, जब छोड़ दी तो पूरे मन से छोड़ दी। तो ऐसे कुछ आप चीजें जो प्रत्यक्ष आपके जीवन में काम में आएगी, ये आपको खेल सिखाता है। ये छोटी छोटी लाइफ के लेसन्स काफी, जो समझ सकता है तो बहुत बहुत कुछ सीखने के वो लिए अगर मिल समझ सकता है। पाए, समझाने वाला रहे तो वो तो फिर मतलब आपको कोई फिलोसॉफी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कुछ होता है उसमें? जरूर होता है, और वो बहुत दुर्दैवी है कि वो होता है। आप एक देख लीजिए, महाराष्ट्र में अभी चुनाव थे महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के, 2 लोग अध्यक्ष के लिए 2 लोगों ने फॉर्म भरा था। दोनों कौन थे? एक थे श्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, एक थे केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ। दोनों कौन हैं? दोनों राजनीतिज्ञ हैं। राजनीति करने वाले 2 लोग महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव के अध्यक्ष के चुनाव के लिए फॉर्म भर रहे हैं। कम लोग हैं क्या खेल खेलने वाले? कम लोग हैं विजय मुनीश्वर जैसे कि जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया है। ये चीज़ है कि पॉलिटिशियंस को ना हर चीज़ की पावर चाहिए। उनको ये भी साखर कारखाना भी चाहिए, उनको दूध उत्पादन केंद्र भी चाहिए, उनको सहकारी बैंकें भी चाहिए, उनको खिलाड़ियों की एसोसिएशंस भी चाहिए। मुझे अगर किसी एसोसिएशन को डिस्टर्ब करना है ना, तो बस मुझे एक पॉलिटिशियन को हाथ में लेना है। मैंने अगर बोल दिया, मैं उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र की किसी मंत्री के पास गया और उनको कहा कि मुझे लगता है कि आप विश्वासु हो और आप ये काम कर सकते हो, मुझे XYZ एसोसिएशन हाथ में चाहिए और उसके अध्यक्ष आप रहोगे, आपको थोड़ा सा वो प्रयास करना है। तो अगर आपको विधायक का फ़ोन आता है, मंत्री का फ़ोन आता है, तो आप जो वोट करोगे उसमें तो मैनिपुलेशन हो ही जाएगा। ऐसा भी मैनिपुलेशन होता है और खड़े खड़े दूसरा एसोसिएशन पैरेलल बना दिया जाता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में कुश्ती की एक संगठन थी जिसके शरद पवार अध्यक्ष थे। ये संगठना होते हुए महाराष्ट्र में दूसरी संगठना बना दी गई। ओके, कैसे? वो पैरेलली महाराष्ट्र की संगठना के रूप में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करा लिया उन्होंने। महाराष्ट्र की बड़ी प्रतिष्ठा की स्पर्धा होती है अपनी कुश्ती की, महाराष्ट्र केसरी इस बार 2 एसोसिएशंस ने अरेंज किया। उसका तो महत्व नीचे आ गया ना। फिर अब एक एसोसिएशन वाला बोल रहा है कि उस एसोसिएशन के खेल में स्पर्धा में आप जाओगे तो हम आपको नहीं खिलाएंगे, हम आपको बैन कर देंगे। अब इन्होंने क्या किया, इनका ही दूसरा जिन्होंने एसोसिएशन बनाया, इनका सेंटर में अच्छा है, सेंट्रल ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, तो इन्होंने अफिलिएशन ले लिया उनसे। अब ये जो महाराष्ट्र की, उनका अफिलिएशन खारिज हो गया, पर महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन ने पहले वाले कोई एसोसिएशन में अफिलिएशन दिया था, दूसरे वालों को नहीं दिया था। अब एक संगठन सेंटर से अफिलिएटेड है, दूसरी संगठन स्टेट से अफिलिएटेड है। अब ये दोनों प्रॉब्लम्स, तो इसमें नुकसान किसका है? खिलाड़ियों का नुकसान है ऑब्वियसली। यानी कंफ्यूज हो जाएंगे खिलाड़ी, खेल क्या ही नहीं खेलना पाएंगे है, वो कैसा तो। खेलना है, पर क्योंकि इनके पास पावर है। मुझे लगता है इस देश में चपरासी भी बनना है तो आपको कुछ एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। तो आप अगर संगठक बनना चाहते हो, एसोसिएशंस में रहना चाहते हो, ओलंपिक एसोसिएशन अपने हाथ में रखना चाहते हो, तो आपको कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन बीइंग अ प्लेयर और बीइंग अ कोच होना चाहिए कि ये हो तो आप चुनाव लड़ोगे, ये हो तो आप संगठन।
प्रॉब्लम नहीं है राजनीति में आने से। हम्म मुरलीधर मोहोळ किसी समय कुश्ती खेला करते थे, पर हम्म वो ये बोल दे कि मैं कुश्ती खेला करता था, हम्म ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने आपका योगदान कितना है कुश्ती में, कि आप एसोसिएशन के अध्यक्ष बन के बैठे हो, ये भी तो आवश्यक है। तो इससे बहुत इफेक्ट होता है। मतलब ब्रुजभूषण शरण सिंह, नेशनल लेवल का एसोसिएशन उनके हाथ में, वो कौन है? सांसद है। हम्म आज जय शाह हम्म क्रिकेट को लेके बैठे, हम्म उनका क्या योगदान है क्रिकेट में, पर वो आईसीसी को लेके बैठे, हम्म तब असामंजस्य तो आना ही है। जिसको खेल के बारे में उतना डेप्थ में नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा। मैं खिलाड़ी हूँ, मैंने देखा है कि क्या समस्याएं होती है। यदि हमारे जैसे लोग संगठना में रहे, हमारे जैसे लोग काम में रहे, तो उनको पता होगा कि हाँ भैया, खेल में ये प्रॉब्लम होता है, ये दिक्कतें आती हैं, तो कुछ कर पाएगा। जो एमएलए एमपी है वो क्या कर पाएगा उसमें? वो तो बस ठीक है, हाथ जोड़ लेगा, नमस्ते कर लेगा, जब वोट देने का समय आएगा तब कोई लिफाफा भेज देगा। जिन्होंने कोई स्पोर्ट्स ही नहीं खेला है तो उनको वो स्पोर्ट्स के प्रॉब्लम ही नहीं पता और वो सॉल्यूशन भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। नहीं, कैसे करेंगे? जैसे देखिए, बेसिक तो यही है कि जिस भी प्रॉब्लम पे आपको सॉल्यूशन लाना है, प्रॉब्लम का तो अच्छे से नॉलेज हो। मतलब वो कोई आके कह दे कि मैं मलखम्ब की स्थिति देश में सुधार दूंगा, और मैं मलखम्ब को ऐसा क्रिकेट के बराबर लाके खड़ा कर दूंगा, ये दावा कर दिया किसी ने, भैया ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। आपके दावे बड़े अच्छे हैं, पर उसको कोई आधार नहीं है, क्योंकि इसको व्यूअरशिप ही नहीं है। कैसे लाओगे आप? तुम दावा कर रहे हो तो एटलीस्ट प्रूवन प्लान तो बताओ Yes. कि तुमने किस तरीके से सोचा है वो चीज़ को अचीव हाँ? करने का। बट वही है कि स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और बाद में कुछ उसके ऊपर एक्ट नहीं उनको होते। करने की कोई आवश्यकता लगती नहीं ना। उनको पता है कि वोट कैसे खरीदे जाते हैं, एसोसिएशन के इलेक्शंस में कैसे मैनिपुलेशन किया जाता है, उनको पता है। उनका एक स्किल है। देखिए, आप एक बात समझिए, पॉलिटिशियंस का ना एक स्किल है, उनको चुनाव जीतना पता है कैसा है, कम ज्यादा, पर सभी को पता है। कैसे? हाँ, जैसे उनको अगर खेल का नॉलेज है नहीं है, उनको अगर सहकार बैंकों को कैसे चलाना है नॉलेज है नहीं है, उनको अगर किसी भी क्षेत्र को कैसे चलाना नॉलेज है नहीं है, इसका महत्व नहीं है। आपको इस देश में देश को चलाने के लिए ये आपका मापदंड नहीं है कि आपको देश चलाना आना चाहिए। आपका ये है कि आप चुन के जाने चाहिए। You only need to know how to get elected, how to run the system. ये तो विषय ही नहीं है ना। हमने पोजीशन जो रखी है और उसके लिए क्राइटेरिया जो रखा है वही अलग अलग है। उसका उससे कोई इंटरलिंक्ड ही नहीं है। अब जहाँ जहाँ पे इलेक्शंस हो गए, वहाँ पे तो पॉलिटिशियंस जाएंगे ही जाएंगे। अजित पवार साखर कारखाना के भी चुनाव में सहभागी होते हैं, उसके भी प्रेसिडेंट बनते हैं। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के भी बनते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं। महाराष्ट्र के अर्थमंत्री भी बनते हैं। एक आदमी क्या करेगा? कितना कर लेगा? क्या वो न्याय दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्या महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष ये फुल टाइम जॉब नहीं है क्या? ये बिल्कुल फुल टाइम जॉब है, पर आपने पार्ट टाइम आदमी बैठा दिया है। वो पार्ट टाइम ही हुए ना। एग्जैक्टली। वो थोड़ी उतना समय दे पाएंगे। वो थोड़ी गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, एसोसिएशन की स्थिति सुधारेंगे, उनको मदद करेंगे। उनके पास जो विषय आएगा उस पर रिमार्क करेंगे, बस हो गया। उनके पास एक स्किल है कि वो चुनाव लड़ सकते, वो जीत सकते, उतना संसाधन पैसा उनके पास है। उनको पता है कि लोगों से वोट कैसे लेना है। उनको ये पता हो ना हो कि खेल कैसे खेला जाता है, उनको ये पता हो ना हो कि कारखाने कैसे चले जाते हैं, उसको ये पता हो ना हो कि बैंक कैसे चलाई जाती है। उनको ये तो पता है इलेक्शन जीत के यहाँ पे बैठना कैसे है। अब चलाना कैसा है ये बाकी लोग देखते बैठेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये तो देखा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि लोगों को झुका के वोट लेना है, ना कि उनको उनकी एक्चुअल में तकलीफें सॉल्व करके। बिल्कुल कह सकते हैं। और देखिए क्या है, लोगों को भी भारत में ना अवेयरनेस की, वोटिंग अवेयरनेस की बड़ी प्रॉब्लम है। ये नहीं कि आप कितनी संख्या में वोट कर रहे हो,
आप किस कारण के लिए वोट कर रहे हो? जो लोग बटन दबाते तो पहला पैरामीटर क्या हो सकता है उसमें? देखिए, लोग तो पहले अपने यहाँ, एक दुर्दैवी है कि अपने यहाँ पे ये पहले देखते हैं अपने जात का कौन है, दूसरा देखेंगे कि अपने नज़दीक का कौन है, अपने रीजन का कौन है, अपनी भाषा का कौन है, ये देखेंगे। अब वो अपना काम करे ना करे, मेरा आदमी कैसा है भाई, तुम्हारा आदमी, उस वो क्या बात कर रहा है, हम्म, उसके बात में क्या तथ्य है, क्या नहीं है। बिहार का आप उदाहरण देख लीजिए। बिहार में मोदी जी ने कहा कि हमने डेटा सस्ता किया, इसलिए यहाँ पे यूट्यूबर्स बने। बिहार का विषय ही नहीं है डेटा सस्ता है महंगा है। बिहार में बिहार का बेटा काम नहीं कर रहा है, वो बाहर काम कर रहा है, पर बिहार वालों ने वोट किसको किया? उस डेटा विषय पे बात करने वालों को किया। तो हम समझ ही नहीं पाते कि विषय क्या होना चाहिए और क्या नहीं, वोट क्यों करना है और क्यों नहीं, किस विषय पे करना है और किस विषय पे नहीं करना है। हम गलत नैरेटिव में चले जाएंगे, हम जाति पे वोट दे देंगे। मुझे बहुत ये बड़ा दुर्दैवी लगा, कल बिहार का रिजल्ट आया तो भाजपा जीती, जेडीयू जीता, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो राज्य जीत सकते बिल्कुल, पर देश का सबसे बड़ा गणितज्ञ केसी सिन्हा इलेक्शन हार गया। आप बोलते हो ना कि देश में अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, देश का अच्छे अच्छे वकीलों में से एक वाईवी गिरी इलेक्शन हार गए, अच्छे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आर के मिश्रा इलेक्शन हार गए, और कौन जीता? ये हार गए, चलो ठीक है, ये हार गए होते और कोई इनसे भी अच्छा आदमी बन गया होता। इलेक्शन कौन जीता? अनंत सिंह इलेक्शन जीते। कौन है वो? अनंत सिंह, वो बहुत हत्या और अपहरणों के इसमें जेल जाके आए हैं। वो इलेक्शन के ड्यूरेशन में उनके यहाँ से किसी ने अपोजिशन के एक व्यक्ति का मर्डर किया और वो जेल में थे, प्रचार भी नहीं कर पाए, पर वो बड़े बहुमत से इलेक्शन जीत गए। सम्राट चौधरी नाम के वहाँ पे गृह मंत्री थे, गृह नहीं अर्थ मंत्री थे राज्य के, वो 7 हत्याओं के अभियुक्त थे। वो इलेक्शन जीत गए और किसके सामने जीते? जो एक साधारण व्यक्ति डबल एमडी, उसके सामने वो इलेक्शन जीत गए। और ये खुद 7वीं फेल है, देश का अपने राज्य का अर्थ मंत्री 7वीं फेल है, वो इलेक्शंस में जाता है और किसे हराता है? डबल एमडी को। बट इसका फैक्टर क्या हो सकता है? इसका फैक्टर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग क्या कारण पे वोट कर रहे हैं? देखिए, किस समय कौन सी सरकार होनी चाहिए, ये अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए। आपको क्या कारण है कि वोट करना है? ये कारण है, मुझे इस कारण के लिए वोट करना है। आप पलायन पे वोट आपने नहीं किया, आपने रोजगार पे वोट नहीं किया, या खेल की बात कर लो तो आपने खेल में सुधार के लिए वोट नहीं किया। आपको लगा कि यार ये आदमी मेरे जात का है, इसको वोट करूंगा, कर लो भैया। ना जाति का उद्धार, ना खेलों का उद्धार, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि आप जात के हो तो वो वोट दे देंगे। वही कार्ड खेलना है उनको, आसान होता है डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल हम जो कहते हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं लाना भी एक वन ऑफ द रीजन है? नहीं, जाति पे तो वोट पूरे देश में मिलता है, ऐसा नहीं कि बिहार में होता है। पर बिहार में, मैंने कहा ना, बिहार में एक ऐसा थोड़ा सा ये है कि हम झूठे अहंकार में जी रहे बिहार वाले लोग, कि हम कौन हैं, हम चाणक्य की भूमि से, बुद्ध की भूमि से। तो यह हो गया इतिहास। आज की आपकी स्थिति देखिए और इस पे सवाल कीजिए, बातें कीजिए। वहाँ पे बहुत बातें होती है। मैं बिहार जाके आया हूँ, सर्वे किया है। बिहार के लोगों की स्थिति का कारण बिहार के लोग हैं सिर्फ। पॉलिटिशियन तो आपको वो देगा जो आपको चाहिए, कुछ भी देने के लिए तैयार है पॉलिटिशियन। अगर उसको आप वोट दे रहे हो ना, और आप उसे ये कह दो कि ये दोगे तभी वोट देंगे, तो कुछ भी देने के लिए तैयार है। आप मांग क्या रहे हो, वो महत्वपूर्ण है। आपने मांगा ही नहीं ना अपने बच्चों के लिए रोजगार, अपने बच्चों के लिए स्कूल मांगे ही नहीं है, क्यों देंगे वो? आपने अभी 500 रुपये मांगे, मुर्गा भात मांगा, वो उन्होंने दे दिया, उनका कमिटमेंट फुलफिल हो गया। चुनावी आचार संहिता के वक्त यदि डायरेक्ट ट्रांसफर करके 10,000 रुपये 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में जा रहे हैं, तो ये टेबल के नीचे से वाले अमाउंट टेबल के ऊपर से दिए गए।
और वो भी टेबल के नीचे से देते थे, तो वो पार्टी के फंड से या फिर कहीं से उठा के लाने पड़ते थे। ये भी बिल्कुल सरकारी तिजोरी से निकाले और डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए। अब जिस परिवार में 10,000 रुपये आ गए, वो तो भैया वोट करेगा आपके फेवर में। आज भी 10,000 रुपये देश के किसी भी राज्य में ऐसे झटके में मिल जाना बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि 10,000 छोटी अमाउंट है, और इतने सारे लोगों को देना। 1.5 करोड़। देखा जाए तो 1.5 करोड़, देखा जाए तो 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। कर लेते हैं अभी ये लोग कैसे। मैं लाड़की बहन चल रहा है ना, ये आपको पता है लाड़की बहन चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है अभी। जो पुरवनी निधि विधायकों को मिलता था वो तक नहीं मिल रहा है। जो पीडब्ल्यूडी के बिल्स निकलने हैं वो साल भर से निकले नहीं है। आश्चर्य नहीं होगा, ये रिकॉर्ड पे बात जा रही है, 6 महीने के भीतर भीतर आपको दिखेगा कि अभी तक जो अपने महाराष्ट्र की एक बड़ी समस्या थी कि किसान आत्महत्या, अभी आपको एक और समस्या देखने को मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या। क्या करेगा वो? उसने तो लोन लिया है, उसने क्या वर्क ऑर्डर दिखा के लोन लिया, काम किया, वो तो अभी ब्याज दे रहा है। सरकार साल भर से पैसे नहीं दे रही, बिल अटका के रखे है, देंगे 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 देंगे, है ना। अभी एक मुंबई में केस हुआ था, किसी एक व्यक्ति ने बच्चों को किडनैप करके रखा था। कारण पता है आपको उसका क्या है? उसका बिल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया था। उसने आंदोलन किए, उपोषण किए, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने बच्चों को किडनैप किया, ये बुला के कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और आपको ऑडिशंस लूंगा और आपको काम दूंगा। उनको रखा अपने पास, उनसे अच्छे से ही बर्ताव किया, उनको कुछ हानि नहीं पहुंची। बच्चों ने कहा कि वो बड़े अच्छा वो लोग बात कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको ये करना पड़ा। और जब पुलिस उसको देखने के लिए गई, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। कोर्ट ने भी उसमें कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कैसे कर सकते हो। उसकी समस्या क्या है वो तो जान लो, उसको आप साल 2-2 साल पैसे नहीं दोगे। सर, सिविल में काम करना, कॉन्ट्रैक्टरशिप कितना बड़ा खर्चा का काम है, और वो बिल्स न निकले, उनको तो अपने मजदूरों को दिन में काम किया तो शाम को पैसे देने पड़ते हैं। जो देश को बना रहे उनको ही पैसे नहीं जा रहे। बिल्कुल। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम। अब कमिटमेंट था लड़की बहन के बाद में कर्ज माफी, तो अब वो उनको करना पड़ेगा। बोल तो दिया है, पैसा कहाँ पे है? अपनी तिजोरियों में पैसा ही नहीं है। ये फ्रीबीज जो होते ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से देश को तो खोखला ही कर रहा है। खोखला कर रहा है, बिल्कुल। मैंने ऐसा सुना है, अब उसकी शाश्वती मुझे नहीं, पर आज ही जनसुराज के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि 15,000 करोड़ रुपए जो लोन के तौर पर बिहार गवर्नमेंट ने लिए थे, वो पैसे उन्होंने ये 10-10 हजार रुपए डालने के चक्कर में लगा दिए। आप लोन लेके लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हो। अगर आपकी क्षमता नहीं है, उतना आपका टैक्स कलेक्शन नहीं है, आप कैसे दे रहे हो? ये संभव नहीं है, ये बात है। पर सत्ता चाहिए तो भैया उसके लिए कुछ भी। अब 1500 की बात है, 2100 बोला है उन्होंने, हम चुन के आएंगे तो 2100 देंगे। अब कुछ दिनों बाद आंदोलन दिखेगा आपको। अब ना ये बंद कर सकते, ना ये बंद कर सकते, और ना किसानों को शांत कर सकते। क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छे इश्यूज पे वोट ही नहीं जा रहा है ना। स्कूल्स, मराठी स्कूल्स बंद होते जा रही है, क्या स्थिति है उसकी। स्पोर्ट्स पे आप देखिए, स्पोर्ट्समैन के तौर पे वोट ही नहीं देना चाहता। मैंने आज तक इसके लिए वोट ही नहीं दिया कि किसने मेरे स्पोर्ट्स फील्ड के लिए अच्छा काम किया, क्योंकि उनको पता है इसकी बात ही मत करो ना यार, क्यों बात करना है। ये कोई एक डेमोग्राफी है ही नहीं, वो कंसीडर ही नहीं करते। वो मुझे देखेंगे तो ब्राह्मण कहेंगे, किसी और को देखेंगे तो तेली कहेंगे, किसी और को देखेंगे कुंडी कहेंगे, किसी और को देखेंगे मराठा कहेंगे। मुझे खिलाड़ी, उसको गायक, उसको नर्तक नहीं देखेंगे। वो उनकी सोशल इंजीनियरिंग अलग चलती है, वो जाति पे देखेंगे, धर्म पे देखेंगे। प्रॉब्लम तो है सोसाइटी। मेरा सबसे पहला जो कहना ही है
प्रॉब्लम बिगिंस विथ सोसाइटी। उनके माइंडसेट में परिवर्तन लाओ। हरियाणा जैसा माइंडसेट अगर यहाँ के लोगों में रहा तो यहाँ पे भी कुश्ती के अच्छे प्लेयर बनेंगे। जापान जैसा माइंडसेट अगर अपना रहा तो बाहर भी जो खेल अंतर्राष्ट्रीय दर्जा पे आ रहे हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। पर वो माइंडसेट ही नहीं है। हम माइंडसेट अपना जो बनाया हुआ है बड़ा अच्छा समझते हैं। बट जो ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उनको तो दबाया भी जाता होगा ना फिर तो। अब देखिए, अब आप कहोगे तो स्वतंत्रता तो है बोलने की, ठीक है, पर वो कितनी है? दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछा गया, कुणाल कामरा यहाँ पे आएंगे तो आपका क्या कहना है शो करने के लिए? कितना इररिस्पॉन्सिबल जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिया। वो आ रहे आए पर अपने जिम्मेदारी पे आए। भैया लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे है? मुख्यमंत्री के तौर पे आप ये बात करोगे? ये कैसी बात हुई? तो अब वो कहने के लिए हम लोकतंत्र में हैं, कहने के लिए गणतंत्र में, कहने के लिए लोगों को बात करने की आज़ादी है, कहने के लिए घूमने की आज़ादी है। पर हम सबको पता है अपने को कितनी आज़ादी है, नहीं है। मैं किसी एक पार्टी का ये बात नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी ऐसी है और कांग्रेस वैसी है और ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं। पर हर कोई जो आ रहा है वो यही कर रहा है क्योंकि लोगों को उससे लेना देना ही नहीं है। लोग अगर बात करेंगे उस विषय पे, वोट उस विषय पे करो, बात करो चाहे मत करो। बात तो बहुत कर लेते हो। मैंने सर्वे किया है, मैंने पूछा कि आप वोट किस चीज़ पे करते हो? व्यक्ति देख के, जात देख के, विकास देख के, पार्टी देख के। पहले नंबर पे आया व्यक्ति देख के, दूसरे नंबर पे आया कि विकास देख के, तीसरे नंबर पे पार्टी देख के, चौथे नंबर पे जात देख के। ये लोगों ने कहा है, ये कही हुई बात है। पर जो करते हैं वो क्या है? वो पहला देखते जात, दूसरी देखते पार्टी, तीसरा अगर देखेंगे तो वो विकास देखेंगे और चौथा देखेंगे तो व्यक्ति देखेंगे। महाराष्ट्र में, बिहार में, देश में बीजेपी की सरकार बनानी है कि नहीं ये निर्णय हमें नहीं लेना है। हमें अपना विधायक कौन सा चुनना है वो निर्णय लेना है। वो चुनेगा कि सरकार किसकी बने, मुख्यमंत्री कौन बने। हम मूलभूत स्तर पे ही गलत आकलन करते हैं कि हमें राज्य की सरकार चुनिए। नहीं भैया, आपको राज्य की सरकार थोड़ी चुननी है, देश की सरकार थोड़ी चुननी है। आपको आपका सांसद चुनना है। पहले व्यक्ति देखो, एक्सेसिबल कौन है, बात किससे हो पाएगी, कौन आपकी समस्याओं पे बात कर पाएगा। फिर वो जात, धर्म, पार्टी बाद में देखना। पर ये सिखाया जाएगा तो ये न्यू जनरेशन को ही सीखना पड़ेगा जिनके मन में जाति का प्रभाव कम है। वही ये बात समझ पाएंगे कि हमें जब वोट देना है तो हमें अपना कैंडिडेट चुन के देना है। वो महाराष्ट्र में कौन होगा वो थोड़ी अपना निर्णय है। अजीत पवार बने, एकनाथ शिंदे बने, उद्धव ठाकरे बने, देवेंद्र फडणवीस बने, मेरा निर्णय वो नहीं है। मुझे चुनना है कि मेरे प्रभाग में, मेरे विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में मुझे किसको चुनना है। तो लोगों का अपने स्तर पे निर्णय होना चाहिए और वो अवेयरनेस लोगों ने अपने आप में लाना चाहिए। पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं अगर हूँ तो मैं, मेरे साथ जितने बच्चे हैं जो वोटिंग करने जाएंगे, फर्स्ट टाइम वोटर रहेंगे, उनको ये बताना चाहिए कि भैया आप पढ़ो, मैनिफेस्टोस पढ़ो, उसका इवेल्युएशन करो, क्या प्रैक्टिकली संभव है क्या नहीं है। अब कोई आदमी कह दे कि मैं आपको शुक्रवार तालाब में या फिर आपको मैं अंबाझरी तालाब में बिठाऊंगा और वहाँ से गोसी खुर्द तक बोट में लेके जाऊंगा, तो ये क्या प्रैक्टिकली संभव है नहीं है, ये चीज़ें देख लो। इस शहर की गोर गरीब जनता के लिए हम सिम्बायोसिस जैसा कॉलेज लाएंगे। कौन गोर गरीब भैया सिम्बायोसिस में सीख रहा है, आप बताओ, है कि नहीं? तो अब जनता भी, अरे वाह वाह वाह, हमारे लिए सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी नरसिंह मंजी लाए। भैया फीस भर पाओगे? और वो फीस भरने के लिए आप जब जाओगे पूछने के लिए तो आपको बोला जाएगा कि फलाना नेता के पास जाओ, उनसे अगर आपने लेटर लाया तो हम इतना कंसेशन देते। ओके। तो वो लेटर लेके आया जाता है, वो व्यक्ति के पास अपना जाना होता है, सर नमस्ते कहना होता है। तो ये बेसिकली शक्ति प्रदर्शन ही है। शक्ति प्रदर्शन क्या हो गया है? एक मत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि
पार्टी तोड़कर, हम्म उनके बिल्कुल शब्द ऐसे ही हैं, हम्म पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके यदि सत्ता हाथ में आती है हम्म तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। हम्म अब आप सोचिए, यही पार्टी, यही लोग, पार्टी विद द डिफरेंस, कौन सा ऐसा राज्य है जो अछूता रह गया उनकी बाजारी से, हम्म इनकी खरीदी से, बिक्री से? कौन सा ऐसा राज्य? हर राज्य में हो रहा है। हम्म अब हमने अगर स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि भैया तुम सत्ता के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, हम्म तो करो। ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, पर मैं ये स्टैंडर्ड सेट करके जाऊंगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास ध्यान में रखेगा हम्म कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था। हम्म। मेरे ख्याल से पावर में रहने की तो भूख रहती है, तो उसके लिए जो भी शाम दाम दंड भेद जो करना पड़े वो तो करते ही हैं लोग मेरे ख्याल से। नहीं, सब लोग नहीं करते। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण ये अटल बिहारी वाजपेयी का दिया, मैं दूसरा आपको एक उदाहरण बताता हूँ। वो अयोध्या में खड़े थे, वो आंदोलन सब चल रहा था अयोध्या का, तब जनता बड़ी उग्र हो गई थी, हिंसक हो गई थी। वहाँ खड़े रह के अटल बिहारी वाजपेयी का वाक्य है, क्या आपको पता है इस अयोध्या को क्या कहा जाता है? इसे अवध कहा जाता है। आपको उसका अर्थ पता है? अवध, जहाँ वध नहीं होता, अयोध्या, जहाँ युद्ध नहीं होता, हम्म जिस भूमि में द्वंद्व का कोई स्थान नहीं है, वो अयोध्या है। और उस भूमि में क्या हुआ आपने भी देखा। अब ऐसी बात करने वाला व्यक्ति देश की राजनीति में कभी रहा है, ये हम भूल जाते हैं। और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जो तैयार है, किसी भी, आज आपने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला फलाने व्यक्ति ने किया, 8 दिन बाद वो आपके साथ में आके उप मुख्यमंत्री बन गए। कैसे संभव हुआ भैया? तो ये तो समय ही उनका गणित करेगा कि वो कितने अच्छे थे, कितने भले थे, कितने बुरे थे। पर आज हम जो देख पा रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि भैया कोई भी पद जो है ना, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैसेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर पद ही महत्वपूर्ण होता, जिस प्रभु श्री राम के अनुयायी होने की वो बात करते हैं, उस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सत्ता को तो ठुकराया था शब्दों के खातिर, तत्वों के खातिर, नैतिकता के खातिर। आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो चिंतन का विषय है, लोगों ने समझना चाहिए। और हमने, हमारे नए वोटर्स जो है, उनको ये बात बहुत डीपली बतानी चाहिए कि भैया ये बहुत आवश्यक है। आप ये, आपको कोई भी प्रश्न पूछा गया और आपको उत्तर मिला जय श्री राम, ये आवश्यक नहीं है। और अगर मैं ऐसा कहता हूँ ना, तो मुझे कहा जाएगा कि ये तो देशद्रोही है, ये तो एंटी नेशनल है, ये तो सत्ता को प्रश्न पूछते हैं। भैया मैं अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो उनसे सवाल पूछता, बीजेपी की है तो उनसे सवाल पूछूंगा। जनता किसे सवाल पूछेगी? जनता तो जो सत्ता में उसको सवाल पूछेगी। पर सवाल पूछ लेने से आप एंटी नेशनल हो जा रहे हो, पाकिस्तानी हो जा रहे हो, हिंदू विरोधी हो जा रहे हो। अब अगर मैं जो व्यक्ति शिखा भी रखता हूँ, मैं जो अपने भाषा से भी प्रेम करता हूँ, मैं जो अपने धर्म से भी प्रेम करता हूँ, मैं जो अपने रीति रिवाजों से भी प्रेम करता हूँ, वही व्यक्ति अगर हिंदू विरोधी आपने घोषित कर दिया किसी एक व्यक्ति के किसी एक पॉलिसी का विरोध करने पे, तो भैया आपका आकलन गलत है। आकलन करने में आप बहुत गलत जा रहे हो, और इसका भुगतान आपको नहीं करना है, आने वाली पीढ़ी करेगी। वो इच्छुक नहीं है इस विषय में पढ़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पढ़ने के लिए, मुर्गा लड़ाई में पढ़ने के लिए। उनको चाहिए कि भैया आप बात करो, हमारे हित की बात करो। अब हमारे हित की बात ये भी नहीं होती कि सस्ता डेटा दे दिया, ये बात नहीं है। मूलभूत सुविधाएं तो दो। आप देखिए कि 70 साल बाद भी हम मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं, ये आश्चर्य नहीं है? 70 साल बाद हर घर 24/7 पानी नहीं है। 70 साल बाद
रास्तों की हालत देख लीजिए, 70 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी के हाल देख लीजिए, 70 साल बाद रोजगार के हाल देख लीजिए। किसी एक पार्टी का दोष नहीं मैं बयां कर रहा हूं, क्योंकि हमने वोट ही उस विषय पे नहीं दिया ना। हमने वोट ही दिया कि भैया मुर्गा भात खिला रहे हो, दारू पिला रहे हो, लो खाओ, खुश रहो, वोट दे के आ जाओ। पॉलिटिक्स क्या इन्वॉल्वमेंट होता है स्पोर्ट्स में, और किस तरीके से ये स्पोर्ट्स का जो अपना जो इंटरनेशनल लेवल में परफॉर्मेंस इतना कम हो रहा है, उसमें कुछ रोल है उसका? ये बिल्कुल मतलब 100% उसका रोल है। देखिए, खिलाड़ियों को बनाने की जो प्रोसेस है, किसी एक साधु का जीवन कैसा रहता है ना, वैसा जीवन उनको जीना पड़ता है खिलाड़ियों को। उनको इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे पीना है, इतने बजे व्यायाम करना है। अपनी दिनचर्या को उतनी शिद्दत के साथ, उतनी प्रामाणिकता के साथ पूरा करना है। अब इसके लिए जो उनको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, अब कोई नीरज चोपड़ा, कोई दीपा कर्माकर जब नाम हासिल कर ले तो सब एजेंसीज आएगी, कंपनीज आएगी, सरकारें आएगी। भैया जब वो प्रोसेस में थे तब आप कहाँ थे? तब आप कहीं नहीं थे। आज वो यहाँ पे मेडल ला दे, उनके पिताजी डाल दे, उनके पहले तो वो पॉलिटिशियन पोस्ट डाल दे रहा है, महाराष्ट्राची लाडकी मुलगी, देश का गौरव। भैया इस गौरव के लिए आपने क्या किया, वो भी कभी बात कीजिए। इस गौरव के लिए आपका क्या योगदान रहा है। खिलाड़ी बनते हुए उसको सपोर्ट करना बड़ा आवश्यक है, बनने के बाद में तो दुनिया करती है। बनते हुए जब मुझे ये पता है कि मेरा 10,000 रुपये खर्चा डाइट का है, तो उसका नियोजन मैं कैसे करूँगा, उसका एक प्लान होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अगर ये प्लेयर है, ये मेडलिस्ट है, तो इतने खिलाड़ियों को हम ये स्कॉलरशिप या फिर और कुछ सुविधाएं हम दे सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, इन टर्म्स ऑफ डाइट, हम उनको ये सुविधाएं देंगे। मैं नेशनल भी खेल चुका हूँ, मुझे सरकारी कोई सुविधा नहीं मिली, कोई नहीं। मतलब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का तो छोड़ दो, डिवीजन तो छोड़ दो, इस देश में अगर नेशनल लेवल के भी प्लेयर को सुविधा नहीं है तो वो क्या करेगा भैया? वो संभव ही नहीं है कुछ करना। आज पाकिस्तान अपने से पीछे है, इसमें हम गौरव अनुभव करते हैं। भैया पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने से पीछे, भैया उनकी आर्थिक स्थिति उससे भी गड़बड़ है। उनके देश में उससे भी ज़्यादा अनरेस्ट है जितना अपने यहाँ है, तो वो स्वाभाविक है। पर जो देश अपने से बहुत छोटे हैं, लोक संख्या में छोटे, पर काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र को समझ रहे हैं, खेल का क्या मतलब होता है, खेल की अगर व्याख्या की जाए ना, खेल का एक ही उद्देश्य है, किसी भी व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं का उच्चांक क्या है, वो खेल है। मैं अगर दौड़ रहा हूँ तो कितने अच्छे से दौड़ पाऊँ, मेरा उच्चांक क्या होगा, मेरी क्षमता का, ये है खेल, ये चीज़ है। अब उच्चांक के लिए जो भी एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए वही अवेलेबल नहीं है, उसी पे बात नहीं है, उसी पे चर्चा नहीं है। कभी आपने देखा आज तक ने डिबेट अरेंज की होगी कि खेलों में ऐसी स्थिति क्यों है? नहीं, कभी डिबेट नहीं। पर डिबेट इन विषयों पे चल जाएगी कि क्या इस देश में हिंदू खतरे में है। अरे खिलाड़ी खतरे में है भैया, बात करो उनसे, जानो उनकी बातों को। अब ये तो मीडिया में भी नहीं आता और कहीं पे नहीं आता, उसका कोई बवाल नहीं होता। तो जो एकत्रित आएंगे उनका काम होगा। अगर किसान एकत्रित आएंगे तो कर्ज माफी मिलेगी, अगर महिला एकत्रित आएगी, वो एक मिल के वोट देगी, तो वो सरकार बनाया बिगाड़ सकती है। खिलाड़ी एक होंगे तो वो भी कुछ कर सकते हैं, पर खिलाड़ी एक तो होने चाहिए। आप अगर अपने स्पोर्ट्स के टीचर को हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिखाने के लिए बोल रहे हो, तो खिलाड़ियों को दोनों तरफ से अन्याय है। उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी आती नहीं है, मेरे हिसाब से हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसका स्पेशलाइज टीचर ही होना चाहिए। वो कि भैया पढ़ लो, ये विषय नहीं है उसका कि कोई भी पढ़ ले।
पर उसको ये भी सिखाना है और वो भी सिखाना है, कैसे कर पाएगा वो? पर इन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाता, इन पे बात नहीं की जाती, इन पे चर्चा नहीं की जाती है, तो चल रही है चीज़ें। जैसे आपने जैसे सोशल स्टार्टअप स्टार्ट किया है वीरांगन, तो आप ऐसे कोई मैसेज देना चाहते हैं जहाँ से आपकी बातों से लोग इंस्पायर हो और ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी कुछ ऐसे नोबल कॉज के लिए कुछ काम करे? देखिए, सोशल स्टार्टअप कोई भी शुरू करने के लिए आपको एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। सोशली हम कोई भी काम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग मतलब क्या उसका इफ़ेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा। आप शुरू कीजिए, काम शुरू कीजिए, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, आप बस काम शुरू कीजिए। काम शुरू कीजिए, संसाधन, पैसा, आपकी पद प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ने लगती है। ये मेरा छोटा सा जो मेरा अल्पायु में मेरा अनुभव है, वो ये कहता है कि आप पैर डालिए आगे, क्योंकि 1000 लोग अगर स्पर्धा में हैं तो 900 लोग सिर्फ विचारों में स्पर्धा कर रहे हैं, वो पैर ही नहीं डाल रहे। स्पर्धा में 100 ही है, कायदे के 100 ही लोग हैं। आपने पैर डाल दिया, मतलब आपका जो डेस्टिनेशन है उसके लिए आप एक कदम नज़दीक आ गए। इस बात को सोचो और अपना जो भी फील्ड हो, जिस भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपको अगर स्पर्धा परीक्षाओं की बच्चों से तैयारी करवानी है, आपको अगर किसी सांस्कृतिक वर्गों को चलाना है, किसी यूथ समिट को चलाना है, किसी सोशल पॉलिटिकल स्टार्टअप को चलाना है, आप काम शुरू कीजिए, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, प्रोसेस बनाइए, छोटी सी आसान सबको समझ में आए ऐसी प्रोसेस बनाइए। जहाँ पे प्रोसेस बनाई जाती है, सिस्टम लगाए जाते हैं, वो काम तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। हमारे बाद ऐसे विषय में 2-4 संस्थाएं और शुरू हुई थी, पर उन्होंने सिस्टम नहीं लगाया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखा, उनके प्रोसेसेस नहीं थे, गड़बड़ थे, टाइमिंग्स अच्छे नहीं थे, वो बंद करने पड़े या बंद करने की कगार पे। हमने एक ही विषय पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि हमें जो भी काम करेंगे उसका एक सिस्टम रहेगा, उसके लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति रहेगा, उसके लिए जवाबदेही रहेगी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड होता है, मैं पावर नहीं कहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से, इट इज़ अ वर्कलोड। हमारे देश में एक ये समस्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, इट इज़ अ वर्कलोड। इस देश में वर्कलोड ही इतना है। आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड अच्छा अगर रखोगे तो चीज़ें बहुत आसान होते जाती है और आपको जो भी चाहिए, मतलब मैंने जो सोचा था वीरांगन मुझे ऐसा चाहिए, या फिर मेरे दोस्तों ने जो सोचा था, कम ज़्यादा उसी स्तर पे आज हम हैं, और इसके आगे भी जो सोच रहे हैं हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, ऐसा हमारा मानना भी, और उसका भी हमारे पास प्लान है। यही होना चाहिए कि जो चीज़ करनी है उसका प्लान कीजिए और उसको एग्जीक्यूशन करते हुए ऐसे खुद को बिल्कुल फोकस्ड रखिए कि भाई कुछ नहीं, यही सिर्फ यही 10 चीज़ें नहीं करनी है, एक ही जगह गड्ढा करेंगे, अपने को पानी मिल जाएगा, 10 जगह करने से बेहतर। सही बात है। काफ़ी इंस्पायरिंग वर्ड भी है, और आई होप कि हमारा जो पॉडकास्ट देखेंगे वो आपकी बातों से इंस्पायर भी हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्ट हो। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, तो थैंक यू।